सारे एपिसोड दे दूँगा क्योंकि 2 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे और जिसको सुनना है नई स्टोरी और आगे के एपिसोड बहुत जल्द आएंगे ऐप को डाउनलोड कर लेना। सागा सीरीज़ ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएंगे 9 बजे तक। बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। जो नई स्टोरी अपलोड की थी उसको भी रोक दिया गया है, उसको मेल वाइज में कर रहे हैं। उसके बाद इसको अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड होगा। जैसे 3 एपिसोड आए थे उसके बाद का इसी चैनल पर अपलोड होगा और मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। 8 घंटे का एक एपिसोड आएगा और उसमें सब कवर हो जाएगा। शिवम और उनके साथी नैंशन सिटी पहुंचने के तीसरे दिन ही थे कि इस शहर दीवार के क्षेत्र के प्रभारी गॉड्स ने सभी हेवनली सुप्रीमेस को एकत्र होने का आदेश दिया। एकदम व्यवस्थित पंक्ति में खड़े आकाशीय सैनिकों में कुछ तीसरे दर्जे के सैनिक थे जो चांदीरंगी आर्मर पहने थे, कुछ दूसरे दर्जे के सैनिक थे जिनके आर्मर के किनारों पर सोने की रेखाएं थीं और कुछ पहले दर्जे के सैनिक थे जो पूर्ण रूप से स्वर्ण कवच पहने हुए थे। सभी ने अपनी सांसें रोकी और सामने खड़े देवताओं की ओर ध्यान केंद्रित किया। नैंशन सिटी की सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से शहर की विशाल दीवारों पर आधारित थी। हर क्षेत्र की देखरेख कई गॉड जनरल्स द्वारा की जाती थी और उनके अधीन हजारों सैनिक रहते थे। शिवम जिस हिस्से में तैनात थे वहां कुल 30,000 हेवनली सुप्रीमेस थे। गॉड जनरल ने घोषणा की कि 3 दिन पहले जो नए सैनिक इस नंबर 33 शहर दीवार पर आए थे उनकी वजह से सैनिकों का पुनर्गठन आवश्यक है। कुछ दिनों की व्यवस्था के बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी के सैनिकों के नाम पुकारना शुरू किया। कुल 30 प्रथम श्रेणी के सैनिकों को बुलाया गया। प्रत्येक को 1000 सैनिकों का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया और उन्हें जेड चार्म्स प्रदान किए गए। इसके बाद दूसरे श्रेणी के सैनिकों की बारी आई। प्रत्येक दूसरे श्रेणी का हेवनली सुप्रीम 49 तीसरे दर्जे के सैनिकों का नेतृत्व करता था। शिवम भी एक दूसरे दर्जे के सैनिक होने के कारण अपनी कमान में 49 तीसरे दर्जे के सैनिकों के साथ नियुक्त किए गए। संयोग से कोको और रूपाली भी उसी दल में बांटे गए, संभवतः इसलिए कि वे हमेशा साथ रहते थे और युद्ध में भी उनका समन्वय बेहतर था। सभी का पुनर्विन्यास पूरा होने के बाद रहने के स्थान भी नई टीम संरचना के अनुसार बांटे गए। एक दल को एक ही क्षेत्र में रखा गया ताकि प्रबंधन सरल रहे। शिवम को जो नया निवास मिला वह पहले से कहीं अधिक भव्य था, जैसा कि दूसरे श्रेणी के सैनिकों के योग्य था। कोको हंसते हुए बोला कि तीनों का साथ में ही नियुक्त होना सौभाग्य की बात है। शिवम भी मुस्कुराया। साथ रहना और साथ मिलकर डीमंस का शिकार कर मेरिट पॉइंट्स अर्जित करना निश्चित ही आसान होगा। रूपाली ने गंभीरता से कहा कि टीम के कुछ पुराने सैनिक शिवम को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे और वे शायद उसे अपना अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। शिवम ने हल्की हंसी के साथ कहा कि यदि कोई नहीं मानता तो उसे हराकर मना लिया जाएगा। उसे मालूम था कि उसकी कल्टिवेशन केवल डिवाइन एम्परर की तीसरी स्तर पर दिखाई देती है और पुराने सैनिक उसे कम आंकेंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे केवल एंजल्स की चिंता थी जिनकी शिवम के प्रति घृणा खुली हुई थी। नैंशन सिटी में नियम ड्रीम सिटी जितने कठोर नहीं थे, इसलिए सैनिकों के बीच मामूली झगड़े की अनुमति थी। दीवार से बाहर जाकर जहां डीमंस का क्षेत्र शुरू होता है वहां तो और भी कम नियंत्रण होता है और एंजल्स निश्चित रूप से मौके की तलाश करेंगे। उधर एक विशाल भवन में शिवम के अधीन रखे गए पुराने सैनिक शराब और मांस के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। वे सभी शिवम की योग्यता पर प्रश्न उठा रहे थे। एक ने कहा कि डिवाइन एम्परर तीसरे स्तर वाला व्यक्ति दूसरा दर्जे का हेवनली सुप्रीम कैसे बन सकता है। दूसरे ने अनुमान लगाया कि शिवम शायद परीक्षण के समय किस्मत से आगे बढ़ गया होगा, परंतु उनकी नज़र में वह वास्तविक क्षमता के आधार पर इस पद पर नहीं पहुंच सकता था। सभी सहमत थे कि ऐसी शक्ति वाला अधिकारी न केवल बेकार है बल्कि टीम के लिए बोझ बन सकता है। उन्होंने तय किया कि किसी तरह शिवम को पद से हटाना चाहिए। इनके नियमों के अनुसार यदि वे पहले हमला करते हैं तो अपराध होगा, लेकिन यदि शिवम पहले उन पर हाथ उठाता है तो वे पलटकर जवाब दे सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने योजना बना ली। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। 3 दिन बाद शिवम और दूसरे दर्जे के सैनिकों को प्रथम श्रेणी के कैप्टन ने बुलाया। शिवम एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां कैप्टन गोलू पहले से बैठे थे और उनके दोनों ओर 20 दूसरे दर्जे के हेवनली सुप्रीम एस उपस्थित थे। कैप्टन ने सभी को बैठने के लिए कहा और बताया कि आज उन्हें फॉर्मेशन प्रणाली बांटी जाएगी जिसे उन्हें अपने अपने दल में अभ्यास कराना होगा। युद्ध के मैदान में जाने में अब अधिक समय नहीं था। इसके बाद गोलू ने अपनी स्टोरेज रिंग से 20 जेड बॉक्सेस निकाले और उन्हें सभी दूसरे दर्जे के सैनिकों की ओर उड़ाया।
शिवम ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें 50 पतले चांदी सफेद जेड टैलिस्मन्स दिखे जिन पर रहस्यमयी रून्स अंकित थे। कैप्टन ने समझाया कि इन्हें स्टैंडर्ड आर्मर पर लगाने से दल के 50 सैनिक एक विशाल बैटल फॉर्मेशन बना सकेंगे जिससे उनकी संयुक्त शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी। इस फॉर्मेशन टैलिस्मन के माध्यम से लंबे समय के अभ्यास की आवश्यकता भी कम हो जाती है। शिवम इस प्रणाली से अत्यंत प्रभावित हुआ क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में बैटल फॉर्मेशंस का अभ्यास करने में महीनों से लग जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल थोड़े से अभ्यास के बाद फॉर्मेशन अपने आप सक्रिय हो जाएगा और सैनिकों की सम्मिलित शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद गोलू ने संक्षेप में अभ्यास विधि समझाई और सभी को जाने की अनुमति दे दी। अपने ठिकाने पर लौटकर शिवम ने तुरंत अपने 49 सदस्यों को बुलाया। आदेश सुनते ही वे पुराने सैनिक धीमेपन से आलस भरे अंदाज में पहुंचे और उनमें कोई उत्साह नहीं था। शिवम ने भीतर ही भीतर व्यंग्य किया लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सीधे बैटल फॉर्मेशन के टैलिस्मन निकाले और कहा कि यह बैटल टैलिस्मन है, हर व्यक्ति के लिए एक, इसे अपने स्टैंडर्ड आर्मर पर चिपका लें। उसने सभी को टैलिस्मन बांटे और स्वयं भी एक टैलिस्मन निकालकर अपने आर्मर पर लगाया। टैलिस्मन चमक उठा और मानो पारे की तरह आर्मर में समा गया और अदृश्य हो गया। उसी तरह बाकी 49 लोगों के टैलिस्मन भी आर्मर में विलीन हो गए। अगले ही क्षण उनकी 50 लोगों की आर्मर हल्की रोशनी फैलाने लगी और उनमें एक सूक्ष्म सामंजस्य का प्रवाह बनने लगा, जैसे उनकी ऊर्जा आपस में जुड़ रही हो और एक फॉर्मेशन निर्मित कर रही हो। ये देखकर शिवम दंग रह गया और फॉर्मेशन की अभ्यास विधि सभी को समझाई। फिर उसने आदेश दिया कि अब तुरंत अभ्यास शुरू करें और फॉर्मेशन से जल्दी परिचित हों। सभी ने अभ्यास शुरू किया। जैसे ही सभी अपनी शक्ति आर्मर के सीड में पहुंचाते, आर्मर चमक उठता और विशेष रून्स बहने लगते। इसके बाद एक अदृश्य ऊर्जा सूत्र सभी को जोड़ देता और फॉर्मेशन सक्रिय होते ही आकाश में एक विशाल स्वर्णिम युद्ध तलवार एकजुटता होकर प्रकट हुई जिसकी शक्ति अत्यंत विस्मयकारी थी। शिवम ने आदेश दिया कि वार करो क्योंकि फॉर्मेशन का केंद्र वही था और वही फॉर्मेशन को नियंत्रित कर सकता था। स्वर्णिम तलवार भूमि की ओर गिरी, परंतु गिरने से पहले ही तलवार विचलित हुई और टूटकर बिखर गई। फॉर्मेशन में रुकावट आई थी। शिवम ने तुरंत महसूस कर लिया कि किसी ने जानबूझकर शक्ति का प्रवाह बाधित किया है। उसकी नज़र ठंडी होकर एक दिशा में जा ठहरी। वहीं कुछ पुराने सैनिक खड़े थे। उन्होंने बेझिझक उसकी ओर देखा और होठों पर उपहास की मुस्कान उभर आए। शिवम ने गहरी आवाज में कहा कि सब लोग पुनः ध्यान केंद्रित करें और फिर से फॉर्मेशन चलाएं। एक बार फिर स्वर्णिम तलवार एकजुटता हुई, किंतु पहले की तरह इस बार भी तलवार जमीन तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त हो गई, और यह भी उन्हीं पुराने सैनिकों की वजह से हुआ था। कोको झुंझलाकर चिल्लाया और कहा कि कौन से मूर्ख हैं जो फॉर्मेशन तक नहीं चला पा रहे, ये किस तरह हेवनली सुप्रीम बन गए। पुराने सैनिकों ने उसे ठंडी नजर से देखा परंतु कुछ बोले नहीं। शिवम ने तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी फॉर्मेशन चलवाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वही नतीजा हुआ, फॉर्मेशन आधे रास्ते टूट जाता। अंत में शिवम ने सबको रोक दिया और कहा कि आज का अभ्यास यही समाप्त, सब लोग वापस जाकर विश्राम करें। अपने कमरे में कोको उबल रहा था। वह बोला कि वे निश्चित ही जानबूझकर कर रहे हैं। वह चाहता था कि शिवम जाकर उन्हें सबक सिखाए। शिवम मुस्कुराया और बोला कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं, वे जितना खेलना चाहते हैं वो कुछ दिन उन्हें खेलने देगा। उधर दूसरी ओर वे पुराने सैनिक इकट्ठे होकर हंस रहे थे। एक ने कहा कि कितना मजा आया, वो शुभम बिल्कुल निकम्मा है, हमने फॉर्मेशन तोड़ दिया और उसने कुछ करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। दूसरे ने कहा कि वही बात सही है, हेवनली सुप्रीम के परीक्षण में वह सिर्फ किस्मत से पास हो गया होगा, इसमें असली ताकत नाम की कोई चीज नहीं है। सबने मिलकर सहमति जताई कि शिवम जरूर कमजोर है और एक कमजोर कप्तान उनके लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए उसे पद छोड़ना ही चाहिए। उन्होंने ठान लिया कि फॉर्मेशन के अभ्यास को बिगाड़ते रहेंगे ताकि वह शर्मिंदा होकर स्वयं इस्तीफा दे दे। अगले दिन शिवम ने फिर अभ्यास बुलाया और पुराने सैनिकों ने फिर वही किया। फॉर्मेशन एक बार भी पूर्ण नहीं हो पाया। उस दिन भी शिवम शांत रहा। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन भी वही हुआ। फॉर्मेशन ने तलवार एकजुटता की परंतु जमीन तक पहुंचने से पहले ढह गई। इस बार शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सभी सैनिकों की ओर देखते हुए कहा कि यह छठा दिन है और एक बार भी फॉर्मेशन सफल नहीं हुआ। ये फॉर्मेशन कठिन नहीं है, लेकिन लगातार 6 दिन असफल होना बताता है कि कुछ लोग मूर्ख हैं और इस दल में रहने के योग्य नहीं हैं। उसने कहा कि वह रिपोर्ट करेगा और ऐसे लोगों को टीम से निकाल देगा। ये सुनकर पुराने सैनिकों के चेहरे उतर गए। किसी टीम से मूर्खता के आधार पर निकाले जाने का अर्थ था भारी अपमान और भविष्य में कोई उनकी ओर देखेगा भी नहीं। उनमें से एक ने कर्कश स्वर में पूछा कि वह क्या कहना चाहता है।
शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने 5 दिनों तक उन्हें मौका दिया, हर बार समस्या उन्हीं के कारण आई। क्या वे इतने मूर्ख हैं? ऐसा भी क्या कि हेवनली सुप्रीम बनकर आए हो और फॉर्मेशन चलाना भी नहीं आता? पुराने सैनिकों ने पलटकर कहा कि असफलता उनकी वजह से नहीं बल्कि शिवम की वजह से है। वह फॉर्मेशन का केंद्र है और उसकी कल्टिवेशन बहुत कम है। उसके नेतृत्व में फॉर्मेशन चल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कप्तान वही होना चाहिए जिसकी ताकत असली हो, न कि कोई निर्बल व्यक्ति। वे चिल्लाने लगे कि शिवम की ताकत के कारण वे बैटलफील्ड में मरेंगे और मेरिट कमाने की जगह अपनी जान गंवाएंगे। शिवम ने व्यंग्य से कहा कि क्या वे उसकी ताकत पर शक करते हैं? इसके साथ ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भारी दबाव छोड़ते हुए अपनी शक्ति दर्शाई। पुराने सैनिक पीछे नहीं हटे, वे भी अपनी शक्ति दिखाकर खड़े रहे और उकसाते हुए प्रतीक्षा करने लगे कि शिवम पहला प्रहार करे। जैसे ही वह हमला करेगा वे पलटकर लड़ेंगे और यह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उनका प्लान था कि वह हार जाएगा और शर्म से स्वयं कप्तानी छोड़ देगा। तभी शिवम ने शांत लेकिन बेहद तीखे स्वर में कहा कि यदि वे उसकी ताकत पर शक करते हैं तो यह उनका मौका है। यदि वे उसे हरा दें तो वह स्वयं कप्तान का पद छोड़ देगा, लेकिन यदि वह जीता तो वे सब उसके आदेशों का पालन करेंगे और जरा भी अवज्ञा की तो कठोर दंड मिलेगा। शिवम की आंखें बिजली जैसी चमक उठी और उसने उन सभी पुराने सैनिकों को कठोर नजरों से देखा। उनमें से एक दाढ़ी वाले जवान ने टियावतापूर्ण अंदाज में कहा कि यह उनका स्वयं का चुनौती देना है, बाद में यह न कहें कि उन्होंने नियम तोड़े। वो व्यक्ति उम्र में युवा था मगर घनी दाढ़ी और उग्र चेहरे के कारण बेहद खतरनाक लगता था। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि बिल्कुल वह स्वीकार करता है। तभी दाढ़ी वाले युवक ने युद्धोत्साह में दहाड़ लगाई और उसकी पूरी शक्ति फूट पड़ी। वह डिवाइन एम्परर 5 पीक्स के स्तर का था और साथ ही एक विशाल बैटल एक्स प्रकट हुआ जो दरवाजे की पलक जैसा बड़ा था। उसने वह कुल्हाड़ा चौड़ी रेखा में हवा चीरते हुए शिवम की ओर फेंक दिया। उसकी शक्ति अपार थी, वॉइड तक कांप उठा। दाढ़ी वाला सैनिक यद्यपि केवल डिवाइन एम्परर 5 पीक्स का था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता किसी उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। लेकिन ये शक्ति शिवम की आंखों में धूल के बराबर भी नहीं थी। उसने तो अपनी बैटल टेक्निक्स भी सक्रिय करने की आवश्यकता महसूस नहीं की और सीधा एक मुक्का फेंक दिया। भयंकर टक्कर की आवाज गूंजी और टूटने की स्पष्ट ध्वनि आई। वह दाढ़ी वाले युवा का बैटल एक्स था जो शिवम की ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक से चूर चूर हो चुका था। अगले ही पल दाढ़ी वाला युवक कई कदम पीछे उछला, उसके मुंह से रक्त फूट पड़ा और वह जमीन पर गिरकर तड़पता रह गया। केवल एक चाल में वह पराजित हो चुका था। सब पुराने सैनिकों की आंखें सदमे में सिकुड़ गईं। वे मन ही मन बोले कि यह लड़का 3 स्तर ऊपर तक लड़ने की क्षमता रखता है, अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन कल्टिवेशन बहुत कम है, इसलिए हमें नेतृत्व करने योग्य नहीं। वे आपस में सांकेतिक रूप से बातें कर रहे थे। शिवम ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि और कोई है जिसे आपत्ति है तो सामने आए। तभी एक बैंगनी चोगा पहने हुआ युवक आगे बढ़ा। उसकी पूरी देह से बैंगनी किरणें निकल रही थीं और वह बेहद अभिजात दिखाई देता था। उसने पर्पल लाइट से 13 तलवारें एकजुटता कर लीं। ये धनु था, डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड का विशेषज्ञ जो एक स्तर पार कर मार भी सकता था। पुराने सैनिकों को पूरा विश्वास था कि डानू शिवम को अवश्य कुचल देगा। डानू ने दहाड़ लगाई और बोला कि 13 तलवारों की वीरेंद्र टेक्निक 9 स्वर्गों को भी चीर सकती है। उसकी 13 पर्पल डिवाइन सॉर्ड्स आकाश में चमक उठी और घातक ताकत से शिवम की ओर दौड़ी। यह वही चाल थी जिससे डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड तक भी बचकर भागते थे। परंतु शिवम ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा कि आवाज तो बड़ी है लेकिन भीतर से तुम बस खोखले हो। उसके साथ ही उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक सक्रिय की। एक ही क्षण में सैकड़ों काले दानवी तलवारें हवा में उभरी और तूफान की तरह धनु पर टूट पड़ी। टकराव की लगातार आवाजें गूंजती रहीं और देखते ही देखते ल्यू की 13 तलवारें टूट गईं। उसके बाद दानवी तलवारों की मार उस पर पड़ी और वह चीखता हुआ उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, रक्त उगलते हुए। ये भी केवल एक तकनीक का परिणाम था। वह लड़ाका जो डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड को भी मार सकता था, एक क्षण में परास्त हो गया। अब पुराने सैनिकों के चेहरों पर चीखें जम गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि डिवाइन एम्परर ट्रिपल होते हुए शिवम डानू को कैसे हरा सकता था। वे आपस में चर्चा करते कि यह व्यक्ति शायद कोई उभरता हुआ अद्भुत प्रतिभाशाली है जो यूनिवर्स जीनियस लिस्ट में अभी शामिल नहीं हुआ। परंतु अब उनके मन में डर भी पैदा हो गया। फिर उनमें से सबसे शक्तिशाली रुइन मिंगयू आगे आया। वह डिवाइन एम्परर 6 पीक्स का था लेकिन 2 स्तर ऊपर तक युद्ध कर सकता था। वह डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड तक से भिड़ने में सक्षम माना जाता था। बाकी सैनिकों को भरोसा था कि रुइन मिंगयू शिवम को हरा देगा, लेकिन शिवम ऊब चुका था। उसने कहा कि एक एक कर आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सब मिलकर आ जाएं।
उसने हाथ उठाया और घूमती हुई प्रचंड हवा का तूफान एकजुटता किया। वह ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का विशाल रूप था। हवा के दर्जनों रेजर ब्लेड जैसे घुमावदार ब्लेड उसके इर्द गिर्द घूमते थे। ये दृश्य देखते ही रुएन मिंग्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि ये हवा ब्लेड उसके निकट आए तो वह जीवित नहीं बचेगा, चाहे हेवनली सुप्रीम का आर्मर क्यों न पहन ले। अन्य सभी पुराने सैनिक भी भय से कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि यह शिवम का सबसे भयानक ट्रम्प कार्ड है। ये शक्ति डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड को भी मार सकती है। शिवम ने पुनः कहा कि क्या हुआ, हमले से डर गए? यदि हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ। लेकिन किसी में भी आगे बढ़ने का साहस नहीं था। तभी रुएन मिंग्यू ने मुट्ठी बांधकर कहा कि वह स्वीकार करता है, कप्तान सचमुच इस पद के योग्य है और वह मन से विनम्र होता है। बाकी सभी भी एक एक कर झुक गए और बोले कि उन्होंने पहले कैप्टन को कम आंका, अब वे पूरी तरह उसकी आज्ञा मानेंगे और दंड की अपेक्षा रखते हैं। उनकी आवाज़ों में डर, सम्मान और सच्ची स्वीकृति थी। दूसरे दर्जे के सैनिकों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी युद्ध क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है और वे डिवाइन एम्परर एटफोल्ड तक ही पहुंच पाते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकांश दूसरे दर्जे के स्वर्गीय सैनिक डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड तक पहुंच चुके होते हैं। शिवम के पास वायु पर्ल जैसा बड़ा घातक ट्रम्प कार्ड है और उसकी अपनी युद्ध शक्ति पूर्णतया डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड के बराबर पहुंच चुकी है। इसलिए वह एक सेकंड क्लास स्काई सोल्जर के रूप में उन्हें नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह योग्य है। उन लोगों ने मन ही मन आह भरी, वे सचमुच उसे कम आंक रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवम केवल डिवाइन एम्परर ट्रिपल है। सामान्यतः डिवाइन एम्परर ट्रिपल होने पर चाहे कितनी भी बड़ी किलर टेक्निक क्यों न हो, डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड की शक्ति प्रस्फुटित करना कठिन होता है, परंतु शिवम ये कर सकता था। इसलिए उन्हें मानना पड़ा कि वे आंखें मूंद कर बैठे थे। शिवम उनकी सोच से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। शिवम की यह शक्ति देखकर वे तुरंत पराजय स्वीकार कर गए और गलती मान ली। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि ठीक है, इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार यदि ऐसा हुआ तो नियम कठोर होंगे। उसे साफ पता था कि ये लोग उसे इसलिए निशाना बना रहे थे क्योंकि उसकी कल्टिवेशन बहुत कम दिखाई देती थी और उन्हें डर था कि इतनी कम ताकत वाला कप्तान उन्हें राक्षसों के विरुद्ध ठीक से नेतृत्व नहीं कर पाएगा, जिससे मेरिट मिलने के बजाय वे स्वयं चोटिल होंगे या मर जाएंगे। वह इसे व्यक्तिगत शत्रुता नहीं समझता था। बस जैसे ही उसने अपनी सच्ची शक्ति दिखा दी, ये लोग स्वाभाविक रूप से शांत हो गए और मान गए। पुराने सैनिक तुरंत बोले कि भविष्य में वे पूरी तरह कैप्टन का समर्थन करेंगे। सभी ने क्रम से अपनी निष्ठा जताई। आखिर अब वे सब एक ही नाव पर सवार थे। जीतेंगे तो सभी जीतेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। अब जब वे शिवम का अनुसरण करने को तैयार थे तो स्वाभाविक है कि उनके मन में कोई दूसरा विचार रखना उनके लिए ही खतरा बनता। शिवम ने आदेश दिया कि अच्छा, अब फिर से फॉर्मेशन प्रैक्टिस शुरू करो। वह जानता था कि यह टीम अभी अभी उसकी शक्ति के आगे झुकी है, पर पूरी तरह उसके लिए प्राण देने वाली एकजुट सेना बनना अभी असंभव है। शिवम चाहता भी नहीं था कि ये लोग उसके लिए मर मिटे। उसे केवल इतना चाहिए था कि वे सहयोग करें ताकि वह राक्षसों का शिकार कर सके और मेरिट पॉइंट्स कमा सके। जब बैटल अरे सक्रिय हुई, एक स्वर्णिम दिव्य तलवार एकजुटता होकर जमीन की ओर गिरी। जोरदार धमाके की आवाज हुई, लेकिन जमीन पर कोई निशान नहीं आया क्योंकि यहाँ की जमीन पूरी तरह रूनिक फॉर्मेशन से ढकी हुई थी जिन्हें उनकी शक्ति छू भी नहीं सकती थी। इसलिए वे निडर होकर जमीन पर प्रहार कर सकते थे। शिवम ने सराहना करते हुए सिर हिलाया। पुराने सैनिकों ने कोई बाधा नहीं डाली, इसलिए बैटल अरे सुचारू रूप से चली। हालांकि पहली बार में वे अभी भी बहुत निपुण नहीं थे और शक्ति अधिकतम नहीं थी, फिर भी उसका प्रभाव डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड के योद्धा को सहजता से समाप्त करने जितना था। यहाँ तक कि डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड से भी अधिक शक्ति रखने वाले कुछ योद्धा भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। अगले 20 दिनों तक वे प्रतिदिन बैटल फॉर्मेशन का अभ्यास करते रहे। 20 दिन बाद फॉर्मेशन पूरी तरह निपुण हो चुकी थी और वे संयुक्त प्रहार की शक्ति को चरम तक पहुंचा सकते थे। संयुक्त प्रहार भले डिवाइन एम्परर रेल्म के सर्वोच्च प्रहार के बराबर न हो, लेकिन उससे बेहद निकट था। ये सब होने तक शिवम को बैटल मार्क मिले 1 महीना ही हुआ था। इसी समय कैप्टन गोलू ने फिर से सभी कैप्टन्स को बुलाया और बोला कि हाल के वर्षों में डीमंस बहुत अधिक शांत हो गए हैं और नैंशन सिटी पर हमलों की संख्या अत्यंत कम हुई है। ये स्थिति कुछ असामान्य लगी और इन्होंने निर्णय लिया कि इस समय का उपयोग नैंशन सिटी के आसपास के क्षेत्रों को कब्जाने और मजबूत ठिकाने बनाने के लिए किया जाएगा। इससे रक्षा क्षेत्र विस्तृत होगा और साथ ही राक्षसों का विनाश करके उनकी शक्ति कमजोर की जा सकेगी। इसलिए इन दिनों योजना है कि स्वर्गीय सैनिकों को भेजकर नैंशन सिटी के पास के क्षेत्रों में राक्षसों को साफ किया जाए। अब आप लोग युद्ध पर जा रहे हैं। एक विशालकाय युवा ने हंसकर कहा कि आखिरकार युद्ध शुरू हो रहा है। इतने दिनों से बैठे बैठे दम घुट रहा था।
अन्य कैप्टन भी उत्सुक दिखे, कुछ के चेहरे पर युद्धोत्साह, कुछ के चेहरे पर गंभीरता, लेकिन अधिकांश उत्साहित थे, विशेषकर शिवम। आखिर मेरिट पॉइंट्स तो राक्षसों को मारकर ही मिलते हैं, नैंशन सिटी में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। गोलू ने पहला आदेश दिया कि अब्दुल कांटा और वीर हंग्री वुल्फ माउंटेन के दूसरे सेक्शन में जाएं और वहां के सभी डीमंस को नष्ट करें। उसके बाद उसने कहा कि शुभम, डगिंग और मैवरिक्स अपनी टीमों को लेकर 8 स्नेक माउंटेन रेंज जाएं और वहां के डीमंस का सफाया करें। शिवम मन ही मन सोचने लगा कि यह तो अजीब संयोग है, सोल्जर की परीक्षा में भी वह 8 स्नेक माउंटेन रेंज में ही गया था और अब स्काई सुप्रीम बनने के बाद उसकी पहली आधिकारिक राक्षस फाई का मिशन भी वहीं आ गया। जल्दी ही सभी 20 कैप्टनों को उनके लक्ष्य सौंप दिए गए। गोलू बोला कि अभी आप लोग जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वे सेकंड लेवल क्षेत्र हैं और अपेक्षाकृत आसान हैं। इन्हें साफ करने के बाद आगे तीसरे स्तर के क्षेत्रों में जाना होगा। अब तुरंत प्रस्थान करें। शिवम वापस अपने स्टेशन आया और अपने 49 सैनिकों को लेकर नैंशन सिटी से निकल पड़ा। नैंशन सिटी के बाहर का क्षेत्र बहुत विशाल और खाली था, क्योंकि उसे इनर ने बहुत पहले साफ कर दिया था और इनर के शक्तिशाली योद्धा समय समय पर पहरा देते रहते थे, इसलिए यह क्षेत्र सुरक्षित था। 8 स्नेक डेमन माउंटेन्स जैसे दूसरे या पहले स्तर के क्षेत्र इसी सुरक्षित क्षेत्र के निकट थे, इसलिए वहां उच्च स्तर के राक्षस अपेक्षाकृत कम थे। कुछ ही देर में शिवम और उसकी टीम 8 स्नेक माउंटेन्स पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि अन्य कैप्टनों की भी कई टीमें उसी क्षेत्र में भेजी गई थीं, कुल मिलाकर 10 टीमें। तभी मैवरिक्स नामक कैप्टन ने शिवम को तिरछी नजर से देखते हुए कहा कि अलग अलग होकर चलें ताकि अधिक मेरिट पॉइंट्स मिल सकें। उसके स्वर में स्पष्ट घृणा थी, क्योंकि वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि डिवाइन एम्परर ट्रिपल वाला शिवम उसके बराबर का कैप्टन है। उसके बाद डगिंग भी अपनी टीम लेकर चला गया। दोनों की सोच एक जैसी थी, वे शिवम को बोझ समझते थे। शिवम की टीम में असंतोष फैल गया। वे कहने लगे कि यह सब लोग खुद को क्या समझते हैं, समय आने पर इन्हें पता चलेगा। अब वे खुद शिवम के साथ जुड़े थे, इसलिए उस पर तिरस्कार का मतलब था कि उन पर भी तिरस्कार। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि उन्हें घमंड करने दो, बाद में जब हम उनसे अधिक राक्षस मारकर अधिक मेरिट पॉइंट्स कमाएंगे तब वे खुद चुप हो जाएंगे। टीम के कुछ लोग उत्साहित होकर बोले कि सही है कैप्टन, चलिए राक्षसों का शिकार शुरू करें। सेट ऑफ, शिवम ने आदेश दिया और उसे दूसरों की तिरस्कार भरी नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सच कहें तो जितना ज्यादा लोग उसे कम आंके उतना ही उसके लिए अच्छा है। आखिर सुअर बनकर बाघ को चौंकाने जैसा आनंद ही कुछ और है। 50 लोगों की टीम 8 सब राक्षस पर्वतमाला में घुस गई। कोको, आसपास की राक्षसी जनजातियों का पता लगाओ, शिवम ने कहा। मुझ पर छोड़ दो, कोको ने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए मुहरें बनाई। अंतहीन रहस्यमयी रून प्रकट हुए, जमीन और आकाश में फैले और फिर लुप्त हो गए। अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत समझ गए कि कोको की ऋनिक कला बेहद रहस्यमयी और गहरी है। इस स्तर की रून तकनीक उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब उन्हें लगा कि उन्होंने न केवल शिवम को बल्कि कोको को भी बहुत कम आंका था। दोनों को एक साथ देखकर वे शिवम की ओर और अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। हाँ, उत्तर पश्चिम में 1,20,000 मील पर एक राक्षसी जनजाति है, कोको ने कहा। मारने चलते हैं, शिवम ने आदेश दिया और सभी तेजी से आगे बढ़े। इस बार स्थिति पिछली बार से बिल्कुल भिन्न थी। शिवम बिल्कुल निर्भय था। भले ही उसकी टीम में डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड वाले केवल वह रूपाली और कुछ हद तक कोको जैसे लड़ाके हों, लेकिन इनकी बैटल फॉर्मेशन उनकी पूरी टीम को ऐसा बना देती थी कि वे सरलता से डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड राक्षसों की भी कत्लेआम कर सकते थे। उन्हें कितने भी नौस्तरीय राक्षस मिलें, वे सबको काट कर रख सकते थे। आज सब पर्वतमाला में अब शिवम को किसी डर की आवश्यकता नहीं थी। वे चलते गए और बिना किसी कठिनाई के जनजाति का सफाया कर दिया। सभी राक्षसों का अंत हुआ और उनकी राक्षसी आत्मा रक्त शिवम ने इकट्ठा कर लिया, जो नैंशन सिटी लौटकर इनकी प्रणाली के अनुसार निष्पक्ष रूप से बांटा जाएगा। इसके बाद कोको ने दूसरी जनजाति का पता लगाया और उन्होंने वहां भी हमला करके सभी राक्षसों का अंत कर दिया। इस प्रकार पूरे मार्ग में वे किसी भी दया के बिना सभी जनजातियों को समाप्त करते गए। 2 दिनों के भीतर उन्होंने 50 से अधिक राक्षसी समूह मिटा दिए। धीरे धीरे वे 8 सब पर्वतमाला के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। उसी स्थान पर जहां 8 विशाल सर्पों का मिलन होता है, वह क्षेत्र 8 स्नेक डेमन किंगडम का मुख्य क्षेत्र था। शिवम ने कहा, अगर सच में ढेरों मेरिट पॉइंट्स चाहिए हों तो 8 स्नेक डेमन किंगडम को नष्ट करना ही होगा, लेकिन सावधान रहना, वहां राक्षस राज्य के 9वें स्तर के कम से कम 400 महारथी होंगे, संभवतः 500 से भी अधिक। बीते रेड पीक की लड़ाई में 8 सब राक्षस राज्य ने लगभग 400 डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड योद्धा भेजे थे।
स्वाभाविक है वे सभी नहीं थे, कुछ आरक्षित भी रहते होंगे, इसलिए कुल संख्या आसानी से 500 से ऊपर हो सकती थी, और उनके 7-फोल्ड या 8-फोल्ड योद्धा तो उससे भी अधिक होंगे। यदि वे केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर हों तो उनका सामना करना पूरी तरह असंभव था, पर अब उनके पास इनर की बैटल फॉर्मेशन थी, और फॉर्मेशन के साथ वे निर्विकार होकर आगे बढ़ सकते थे। इतने सारे राक्षसों को मारकर कितने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे? कैप्टन चलिए जल्दी करते हैं, कहीं दूसरे दल पहले न पहुंच जाएं। हाँ, टीम में उत्साह फूट पड़ा। सेट ऑफ, शिवम बोला, और वे सीधे 8 स्नेक डेमन पैलेस की दिशा में उड़ चले। पर जल्द ही शिवम की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि रास्ते में एक भी राक्षस उन्हें नहीं मिला। आमतौर पर डेमन पैलेस के करीब पहुंचने पर राक्षसों की संख्या और शक्ति दोनों बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक भी राक्षस नहीं था। वे कुछ बड़े राक्षसी शहरों से भी गुजरे, सब खाली, न कोई राक्षस न कोई शव, जैसे पूरी आबादी हवा बनकर उड़ गई हो। उसे पीछे हट जाना चाहिए था और अन्य टीमें पहले यहाँ पहुंच जानी चाहिए थीं। शिवम ने कहा, तो हमें और जल्दी जाना चाहिए। कोको उतावला था, अब सभी मेरिट के भूखे थे। वे तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद वे डेमन पैलेस के पास पहुंच गए। बूम! अचानक आगे से भीषण धमाका गूंजा। आसमान तक डिवाइन लाइट उठ रहा था और राक्षसी मुशेनजी भी आकाश भर में फैली थी। स्पष्ट था, भीषण युद्ध चल रहा था। पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर बने महलों वाला क्षेत्र 8 स्नेक डेमन पैलेस पूरा का पूरा युद्धभूमि बन चुका था। राक्षसी ऊर्जा से बना एक विशाल डेमन शैडो 5 इन टीमों से लड़ रहा था। डगिंग और मैवरिक्स की टीमें भी वहां थीं। पांचों इन फॉर्मेशन सक्रिय थीं। प्रत्येक फॉर्मेशन एक विशाल सुनहरी तलवार का रूप लेकर डेमन शैडो से भिड़ी हुई थी। इनकी फॉर्मेशन की शक्ति वाकई अद्भुत थी। स्काई सुप्रीम आर्मर की शक्ति को जोड़कर शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। 5 सुनहरी तलवारें राक्षसी 10,000 दैत्य छाया से बराबरी की लड़ाई कर रही थीं। कैप्टन, क्या हम गोली मार देंगे? किसी ने पूछा। रुको, कोई और आ रहा है, शिवम ने आंखें सिकोड़कर कहा। सचमुच, आकाश से एक और इनर टीम उतर आई और उनके जुड़ते ही एक और सुनहरी तलवार बनी, जिससे इनर पक्ष भारी पड़ने लगा। डेमन शैडो पीछे धकियाया जाने लगा। कैप्टन, अभी करें, अभी हमला करें तो हम राक्षसी फॉर्मेशन को एक ही वार में नष्ट कर देंगे। हाँ कैप्टन, शिवम ने सिर हिलाया। ठीक है, पर तभी उसका चेहरा अचानक गहरा पड़ गया। वेट! शिवम अभी आदेश देकर हमला करवाने ही जा रहा था कि अचानक उसका चेहरा गहरा पड़ गया और उसने सबको रोकने के लिए रोक दिया। क्योंकि ठीक उसी क्षण बोन डेमन ने धीमे स्वर में शिवम को कहा, शिवम मत हमला करो, मैं डेमन पैलेस के अंदर एक भयानक शक्ति महसूस कर रहा हूँ। हॉरेबल पावर! शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये शक्ति डिवाइन एम्परर के समान लगती है, बोन डेमन ने कहा। डिवाइन एम्परर? शिवम दंग रह गया। 8 स्नेक डेमन पैलेस में डिवाइन एम्परर रेल्म का अस्तित्व? कहा तो यही जाता था कि 8 स्नेक डेमन किंगडम में सबसे शक्तिशाली सिर्फ गॉड एम्परर 9 फोल्ड तक होते हैं। डिवाइन एम्परर तो उनके लिए असंभव माना जाता था। डिवाइन एम्परर रेल्म गॉड एम्परर रेल्म से असीम रूप से उच्च था। चाहे कितने भी गॉड एम्परर 9 फोल्ड हों, वे डिवाइन एम्परर का सामना नहीं कर सकते। अगर वास्तव में डेमन पैलेस में डिवाइन एम्परर मौजूद है तो हेवनली पैलेस के सेनानियों पर घोर संकट आ जाएगा। बोन डेमन हल्की उलझन में बोला, ये सांस बहुत कमजोर है, डिवाइन एम्परर जैसी है लेकिन पूरी तरह डिवाइन एम्परर जैसी भी नहीं। उसी समय बूम! 8 स्नेक डेमन पैलेस के भीतर से भयानक राक्षसी ऊर्जा आकाश को चीरती हुई उठी। एक विशाल वृद्ध राक्षस आकृति आकाश में प्रकट हुई, एक बूढ़ा दानव, पर उसकी उपस्थिति गगन को हिला देने वाली थी। योर मैजेस्टी द किंग! राजा बाहर आ गए क्या? क्या उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया? ये शक्ति डेविल एम्परर की है। डेविल एम्परर! राक्षसों की फौज खुशी से चीख उठी। दानवों में रेल्म का नामकरण मनुष्यों जैसा ही था। डेविल एम्परर! ये बूढ़ा दानव 8 स्नेक डेमन किंगडम का राजा था और अब वो डेविल एम्परर रेल्म में कदम रख चुका था। विशाल ब्रह्मांड के प्राणी मर जाते हैं। राजा ने एक गर्जना की और बिजली की तरह एक इनर टीम पर टूट पड़ा। एक भयावह दैत्य शक्ति से गठित विशाल राक्षसी तलवार चमकी और हेवनली पैलेस की टीम पर वार कर दी। फॉर्मेशन को पूरा शक्ति से चलाओ, रोक लो, कैप्टन चिल्लाया। 50 सैनिकों ने पूरी शक्ति से बैटल फॉर्मेशन चलाई और एक स्वर्णिम तलवार प्रकट हुई। दोनों तलवारें टकराईं, आकाश हिल गया। पर यह बराबरी सिर्फ कुछ ही सेकंड रही। अचानक राक्षसी ऊर्जा प्रचंड होकर स्वर्णिम रोशनी को दबाने लगी। धड़ाम! गोल्डन वॉर स्वॉर्ड चकनाचूर हो गई।
और राक्षसी तलवार आगे बढ़ती चली गई। ब्लॉकेट हेवनली सुप्रीमेस घबरा गए। उन्होंने फॉर्मेशन से एक डिफेंसिव बैरियर खड़ा किया। बूम राक्षसी तलवार ने बैरियर पर वार किया, बैरियर टूट गया और साथ ही चीखों की वर्षा। 50 में से 20 से अधिक सैनिक वहीं फटकर मर गए। स्काई सुप्रीम आर्मर भी डेविल एम्परर के पूर्ण वार को नहीं झेल सका। शेष सैनिक भी बुरी तरह घायल हुए। सिर्फ कैप्टन बच पाया क्योंकि उसकी सेकंड क्लास आर्मर किसी तरह वार सह गई। डैम, ये तो डिवाइन एम्परर रेल्म है। 8 स्नेक डेमन माउंटेन्स में डिवाइन एम्परर कैसे हो सकता है? अन्य इनर टीमें दहशत में थीं और उधर उन्हें मार डालो, स्वर्गीय महल के सभी कुत्तों को मार डालो। जंगल के योद्धाओं, मर जाओ। राक्षसों का उत्साह आसमान छू रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका राजा वास्तव में डेविल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। राजा ने अगला वार डगन की टीम पर किया। 50 लोगों की फॉर्मेशन एक्टिवेटेड हुई, पर परिणाम वही रहा। फॉर्मेशन टूटी, आधे लोग मारे गए, बाकी घायल। सिर्फ डगिंग बचा। तीसरी टीम भी क्षण भर में समाप्त हो गई। 6 में से 3 टीमें अब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थीं। अब उनके पास फॉर्मेशन भी नहीं बचा था। राक्षसों के बीच वे सिर्फ शिकार बनकर रह गए थे। बाकी 3 टीम्स फॉर्मेशन चलाकर जैसे तैसे बच रही थीं, पर वे स्पष्ट रूप से पराजित हो रही थीं। शिवम दूर खड़ा ये देखकर स्तब्ध रह गया। द किंग, दूसरा हमला क्यों रोक दिया? उसके मन में एक अजीब आशंका उठी। राजा चाहता तो तीनों बची हुई टीमों को भी आसानी से समाप्त कर सकता था, पर वो रुका हुआ था। क्यों? नॉर्मली स्पीकिंग, क्या 8 सर्पेंट्स एंड डेमोनिक किंगडम्स का किंग एक ही बार में बाकी 3 टीमों की लड़ाई को नहीं तोड़ देना चाहिए? जैसे ही इनर की ओर वाला युद्ध क्षेत्र टूट जाता, इनर की ओर वाले लोग केवल वध किए जाने के लिए रह जाते। लेकिन 8 स्नेक डेमन किंगडम का किंग केवल 3 लोगों को ही हरा पाया और 3 को छोड़ दिया। यह वाकई अजीब था। मुझे पता है, मैं अंततः समझ गया हूँ। उसी क्षण बोन डेमन फिर चिल्लाया। बोन डेमन, तुमने क्या समझा? शिवम ने पूछा। बोन डेमन बोला कि उसे दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति वास्तव में डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश नहीं कर पाया है। जो शक्ति वह दिखा रहा था वह एक भ्रम थी। उसका अनुमान था कि ब्रेक थ्रू के समय उसे गंभीर समस्या हुई और उसका केवल आधा पैर डिवाइन एम्परर की सीमा में प्रवेश कर पाया। शिवम को आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा भी होता है। बोन डेमन ने बताया कि एंशंट यूनिवर्स के इतिहास में ऐसे कम मामले हुए हैं जहां कोई व्यक्ति डिवाइन एम्परर रेल्म पर हमला करने योग्य नहीं होता फिर भी जोर देकर प्रयास करता है। अधिकतर असफल होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वे आधे सफल हो जाते हैं, जिससे उनकी कल्टिवेशन अत्यधिक अस्थिर हो जाती है और वे कभी डिवाइन एम्परर में होते हैं और कभी उससे नीचे। बोन डेमन ने यह भी बताया कि यदि वह 10,000 वर्षों के भीतर पूरी तरह डिवाइन एम्परर नहीं बना तो वह फटकर मर जाएगा। शिवम ने तुरंत समझ लिया कि अभी उसने जो हमला किया वह डिवाइन एम्परर स्थिति में था, लेकिन इस समय वह गिर चुका है। बोन डेमन ने इसे सही बताया। शिवम ने पूछा कि क्या वह अपने गिरने का समय नहीं समझता, क्या वह जल्द ही डिवाइन एम्परर में लौट आएगा? बोन डेमन ने बताया कि डिवाइन एम्परर रेल्म से गिरने के बाद उसे वापस उस अवस्था में आने में कई घंटे लगेंगे। ये सुनकर शिवम की आंखें चमक उठीं और उसके मन में एक योजना बन गई। बोन डेविल ने कहा कि अभी हमला करने का सही समय है। शिवम ने स्वीकार किया कि यह समय सही है, लेकिन विरोधी की ग्रेट डेमन फॉर्मेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसे तोड़ने का तरीका भी चाहिए। कुछ ही क्षणों में शिवम के मन में पूरी रणनीति बन गई। उसने कोको, रूपाली और बाकी लोगों से कहा कि वह 8 स्नेक डेमन किंगडम के किंग को मारने की योजना बना रहा है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए क्योंकि डिवाइन एम्परर को मारना लगभग असंभव माना जाता है। शिवम ने समझाया कि किंग वास्तव में डिवाइन एम्परर नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति अस्थिर है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। रूपाली ने उसकी योजना पूछी। शिवम ने बताया कि वह और रूपाली चुपचाप जाकर अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार से किंग को एक ही वार में समाप्त करेंगे। इसके पहले कोको एक ऐसी फॉर्मेशन बनाएगा जो उनकी उपस्थिति छिपाए और 10,000 डेमन गॉड फॉर्मेशन को तोड़ सके। किंग को मारने के बाद सभी एकजुट होकर डीमंस के विरुद्ध फॉर्मेशन बनाएंगे। कोको ने कहा कि वह ये काम कर लेगा और तुरंत रून से धक्कर गायब हो गया। इनर टेम्पल की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। 3 बैटल फ्रंट वाली टीमें मुश्किल से टिक रही थीं। टूट चुकी 3 टीमों में 150 लोग थे, पर अब केवल 3 कैप्टन्स जीवित थे, वह भी सेकंड क्लास स्काई आर्मर की वजह से। बाकी सभी मारे जा चुके थे और कैप्टन्स भी अधिक देर नहीं टिक पाते। वे लोग गिरते हुए चिल्ला रहे थे कि वे अभी मरना नहीं चाहते, फिर भी वे लड़ते रहे ताकि शिवम की योजना के लिए थोड़ा समय मिल सके।
शिवम ने जल्दबाजी का संकेत दिया क्योंकि 8 स्नेक डेमन किंग का डिवाइन एम्परर से गिरना केवल कुछ घंटों का मामला था और वह कब वापस डिवाइन एम्परर बनेगा यह निश्चित नहीं था। अगर वह वापस अपनी शक्ति पा लेता तो स्थिति बेहद कठिन हो जाती। सौभाग्य से कोको 2 घंटे के भीतर वापस लौट आया और उसने काम पूरा होने की सूचना दी। उसने रून्स के माध्यम से शिवम और रूपाली को लगभग अदृश्य कर दिया। दोनों तुरंत निकल पड़े और ग्रेट डेमन बुचरी फॉर्मेशन को चकमा देते हुए किंग की ओर बढ़े। किंग अत्यधिक आत्मविश्वास में आसमान की ओर देखकर खड़ा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे मारने आ रहा है। शिवम और रूपाली उसके बिल्कुल पास पहुंच गए। रास्ते में शिवम ने युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखी। बैटल फ्रंट के तीनों कैप्टन्स मर चुके थे। बची हुई 3 टीमें भी किसी भी क्षण टूट सकती थीं। कई योद्धा खून से लथपथ थे और उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर चीखें सुनाई दी। एक टीम की बैटल फॉर्मेशन आखिरकार टूट गई और 50 योद्धाओं में से 20 से अधिक लोग तुरंत डीमंस द्वारा मारे गए। एक और बैटल लाइन टूट गई। आधे लोग वहीं गिर पड़े और बाकी लोग घबराकर चारों ओर उड़ने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से वे कहीं भी बाहर नहीं निकल सके। वे पिंजरे में फंसे पक्षियों की तरह भय से भरे हुए थे। चारों ओर से डीमंस चिल्ला रहे थे, किल किल हा हा हा। इन जंगली यूनिवर्स प्राणियों को मार डालो, आज रात दावत मिलेगी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि ध्यान रखना, इनके शरीर को नष्ट मत करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आसपास के डीमंस उछलते कूदते और चीखते हुए ग्रेट डेमन फॉर्मेशन को उकसाने लगे ताकि इनके हेवनली सोल्जर्स को पूरी तरह मार सकें। बिना बैटल फॉर्मेशन के ये हेवनली सोल्जर्स डीमंस के सामने कुछ भी नहीं थे और लगातार शिकार बनते जा रहे थे। बाकी बचे 2 दर्जन लोग भी एक एक करके गिर रहे थे। इसी समय शिवम और रूपाली 8 स्नैक डेमन किंगडम के किंग से 100 मील की दूरी के भीतर पहुंच चुके थे। शिवम ने कहा, तुम यहां से हमला करो, मैं उसे खत्म करता हूं। 100 मील की दूरी पर रूपाली के तीरों की शक्ति अपने चरम पर होती है। रूपाली ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। उसकी आंखों में चिंता थी क्योंकि शिवम नजदीक से लड़ने जा रहा था। अगर किंग की शक्ति डिवाइन एम्परर रेल्म में वापस होती तो शिवम खतरे में पड़ सकता था। रूपाली फिर भी वापस निकल सकती थी, पर शिवम नहीं। शिवम मुस्कुराया और किंग के और करीब जाने लगा। रूपाली के हाथ में डिवाइन एल्वन किंग बो प्रकट हो चुका था। अचानक रूपाली से तीव्र शक्ति फूटी और एक विशाल वृक्ष की फैंटम शक्ति प्रकट होकर उसके बो में समा गई। एक तीव्र गूंज के साथ तीर बो से निकल गया। ये सब सुनने में धीरे लगता है, पर वास्तव में ये सब एक पल में हुआ और तीर हवा को चीरता हुआ किंग की ओर बढ़ गया। जैसे ही तीर निकला, किंग ने उसे महसूस कर लिया। बोल, तुम्हारी मौत आ गई, वह चिल्लाया। उसकी दैत्य शक्ति आकाश तक उठी और एक विशाल दानवी तलवार बनकर रूपाली की ओर लपकी, मगर उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं थी। शिवम की आंखें चमक उठी। यह अब डिवाइन एम्परर नहीं, केवल गॉड एम्परर स्तर की शक्ति थी। गॉड एम्परर को संभालना कहीं आसान था। धमाके के साथ रूपाली का तीर और किंग की दानवी तलवार टकराए। दोनों ही टूट गए और किंग का शरीर पीछे की ओर डगमगा गया। भले ही वह डिवाइन एम्परर रेल्म से गिरा हुआ था, फिर भी उसकी शक्ति साधारण डिवाइन एम्परर से कहीं अधिक थी। रूपाली डिवाइन एम्परर रेल्म के 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसका एरो साधारण डिवाइन एम्परर 9 लेयर्स को आसानी से चीर सकता था, पर यहाँ वह केवल किंग को रोक पाए। लेकिन इसी पल जब रूपाली ने हमला किया, ठीक उसी समय शिवम ने भी हमला किया। उसके बाएं हाथ में वायु बीड और दाएं में जेड स्टिक थी। उसने वायु बीड की शक्ति को सक्रिय किया और एक भयंकर तूफानी धार निकली जो हवा की तेज तलवारों में बदलकर किंग पर टूट पड़ी। जब शिवम डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर पर था, तब भी वायु बीड डिवाइन एम्परर स्तर की शक्ति के बराबर थी। अब वह डिवाइन एम्परर ट्रिपल पर था और उसकी ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक पूर्ण सफलता पर पहुंच चुकी थी, इसलिए यह हमला पहले से कई गुना शक्तिशाली था। साथ ही शिवम की इंस्क्रिप्शन शक्ति जड़े स्टिक में भर गई। वह स्टिक विशाल पर्वत जैसी ऊंची होकर किंग पर टूट पड़ी। शिवम ने बिल्कुल सही समय चुना था। किंग अभी अभी रूपाली के तीर से पीछे हट रहा था। पुराने बल का प्रभाव समाप्त हो चुका था और नया बल वह अभी जुटा नहीं पाया था। उसी क्षण शिवम का हमला आ गया। किंग गुर्राया और अपनी दैत्य शक्ति को पूरा उभार कर दैत्य पंख बनाकर अपनी रक्षा में ले आया, लेकिन तूफानी धार उससे टकराई और उसे पीछे धकेलती गई। गर्म हवा उसकी देह को झुलसा रही थी और वह दर्द से चिल्लाया। इसके पहले कि वह संभल पाता, जड़े स्टिक उस पर गिर चुकी थी। शिवम और रूपाली के हमलों में एक भी सांस भरने की जगह नहीं थी। शिवम अब डिवाइन एम्परर ट्रिपल पर था और जेड स्टिक उसकी शक्ति के साथ पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बन गई थी। किंग डर से चीख पड़ा और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की, पर इस समय वह अपनी आधी शक्ति भी नहीं जुटा पा रहा था। अगले ही पल जेड स्टिक ने उसे सीधे आ घेरा।
विनाशकारी शक्ति उसके दैत्य पंखों को तोड़कर भीतर उतरी और उसका शरीर धमाके के साथ उड़ता हुआ एक विशाल पर्वत से टकराया। पर्वत और उस पर बना महल दोनों ही चकनाचूर हो गए और धरती पर एक विशाल क्रेटर बन गया। 8 स्नेक डेमन किंगडम का किंग उसी क्रेटर में धंस गया। उसका ऊपरी शरीर और सिर पूरी तरह उड़ चुके थे, केवल निचला हिस्सा बचा था, वह पूरी तरह मर चुका था। किंग गिर चुका था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आसपास मौजूद डीमंस कुछ समझ ही नहीं पाए। रूपाली के तीर, शिवम के तूफानी हमले और फिर जेड स्टिक, ये सब बिजली की गति से हुआ। जब तक डीमंस को समझ आता उनका किंग मारा जा चुका था। वे अवाक खड़े रह गए। उनके किंग, जिनमें डिवाइन एम्परर की शक्ति थी, जिन्होंने अभी अभी एक पूरी टीम को एक हमले में नष्ट किया था, वह एक ही क्षण में कैसे मारे जा सकते थे। इनके लोगों को भी पहले विश्वास नहीं हुआ, पर वे जल्दी संभले और पूरी शक्ति से डीमंस पर टूट पड़े। डीमंस चीखने लगे, किंग मर गया। कोई चिल्लाया, सबको मार दो, हेवनली पैलेस वालों को खत्म कर दो, किंग का बदला लो। 10,000 डेमन फॉर्मेशन फिर सक्रिय हो गई और इनर पर टूट पड़ी। साथ ही बहुत से हमले शिवम की ओर भी किए जाने लगे। डीमंस ने भी शिवम और रूपाली पर हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन शिवम पहले से तैयार था। 8 स्नेक डेमन किंगडम के किंग को एक ही वार में मारने के बाद वह तुरंत पीछे हट गया और उसके साथ ही तेजी से उसकी ओर वापस लौटने लगे। कुछ ही सांसों के भीतर सब एक साथ मिल गए। उसी समय कोको भी वहां प्रकट हो गया और उनसे जुड़ गया। जैसे ही वे सब इकट्ठे हुए, उन्होंने बैटल फॉर्मेशन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उनके आर्मर चमक उठे और एक दूसरे के साथ अनुनाद करने लगे, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें जोड़ रहा हो। फॉर्मेशन को सक्रिय करते ही तेज स्वर्णिम प्रकाश फूटा और एक विशाल सुनहरी युद्ध तलवार का रूप ले लिया। ये सुनहरी तलवार डेमन के हमलों से टकराई और उन्हें रोक दिया। डीमंस चीखने लगे, किल किल देम, 10,000 डीमंस, फॉर्मेशन की पूरी शक्ति चलाओ, आज कोई नहीं बचना चाहिए। बहुत से डीमंस गरजते हुए चिल्ला रहे थे कि सबको मार दो और किंग का बदला लो। ये जगह 8 स्नेक डेमन किंगडम की राजधानी थी और यहाँ पहले से ही अनगिनत डेमन मास्टर्स एकत्रित थे, इसलिए यहाँ शक्तिशाली डीमंस की संख्या भयावह थी। गॉड एम्परर 9th लेयर के कम से कम 500 डेमन यहाँ मौजूद थे। 7th और 8th लेयर वाले डीमंस की संख्या तो हजारों में थी। ये सचमुच 10,000 इवल स्पिरिट्स का युद्ध था। फॉर्मेशन की 13 विशाल दानवी परछाइयां इकट्ठी हुई और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह डिवाइन एम्परर के हमलों से थोड़ी ही कम लग रही थी। इन की ओर वाली टीमें बैटल फॉर्मेशन और हेवनली आर्मर की शक्ति के बिना बिल्कुल भी इन्हें रोक नहीं सकती थीं, और इतनी शक्ति के बावजूद भी 5-6 टीमों की आवश्यकता थी। पर इस समय शिवम सहित उनकी ओर केवल 3 टीमें बची थीं। वे 13 डेमन फैंटम्स का सामना कर रहे थे और यह साफ था कि वे मुकाबले में पीछे थे। 6 दानवी परछाइयां इनकी 2 बची हुई टीमों पर टूट पड़ी और 5 दानवी परछाइयां शिवम की ओर बढ़ीं ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। हर दानवी परछाई विशाल थी। दैत्य शक्ति हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके हाथों में विशाल दानवी तलवारें थीं जो आकाश को 2 हिस्सों में काट रही थीं। शिवम और उनकी टीम ने फॉर्मेशन की पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कुछ ही हमलों में वे पीछे धकेल दिए गए। कई योद्धा खून से लथपथ हो गए और लगभग खून उगलने लगे। बाकी 2 टीमें भी मुश्किल से टिकी हुई थीं। उनके लिए 6 डेमन शैडोज को रोकना लगभग असंभव था। इन्हीं में से मैवरिक्स, छोटा बैल, मन ही मन चिल्ला रहा था, मैं नहीं मरना चाहता। अभी अभी शिवम और रूपाली को 8 स्नेक डेमन किंगडम के किंग को मारते हुए देखकर वह दंग रह गया था। पहले वह शिवम को कम समझता था और सोचता था कि शिवम उसकी टीम के लायक भी नहीं। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था और शिवम तथा रूपाली में कितनी अद्भुत शक्ति है। उसने सोचा कि शायद बचने की उम्मीद है, लेकिन बाद में वह फिर डेमन फॉर्मेशन में फंस गया और निराश हो गया। शिवम ने तुरंत कोको को संदेश भेजा, कोको तैयार हो गया? कोको बोला, हो गया, अब देखो। फिर उसके कदमों से रून्स निकले जो हवा में फैलकर गायब हो गए। अगले ही पल वॉइड में घने रून्स उभरने लगे और उन्होंने एक विशाल फॉर्मेशन बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोको ने पहले डेमन मैसेकर फॉर्मेशन को तोड़ते समय किया था। फॉर्मेशन सक्रिय होते ही 10,000 डीमंस फॉर्मेशन काम करना बंद कर देता। कोको ने दिशा दिखानी शुरू की, पहले बाईं ओर हमला करो, फिर दाईं ओर। शिवम और उनकी टीम ने तुरंत बैटल अरे सक्रिय की और स्वर्णिम तलवार की रोशनी बाईं ओर लपकी। यह वार एक विशाल दानवी तलवार से टकराया, लेकिन कोको ने फॉर्मेशन की कमजोर जगह को निशाना बनाया था। धमाके के साथ दानवी परछाई पीछे हटी और फिर विस्फोट के साथ बिखर गई। फॉर्मेशन टूट गया और अंदर के डीमंस चीखते हुए उड़ने लगे। इसके बाद कोको निर्देश देता गया और शिवम तथा उनकी टीम हर वार में एक एक दानवी परछाई को तोड़ते गए।
पलक झपकते ही वे 5 दानवी परछाइयां जिनका सामना शिवम कर रहा था पूरी तरह नष्ट हो गईं। इनके लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जहां वे हार मान चुके थे अब उन्हें फिर उम्मीद दिखने लगी। मैवरिक्स चीखने लगा, शुभम जल्दी आओ और हमें बचाओ। लेकिन शिवम नहीं, कोको ने जवाब दिया, तुम्हें बचाएं? नहीं, हमारी शक्ति तो कम है, हम तुम्हें बचाने जाएंगे तो तुम्हारा बोझ बन जाएंगे। तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो, खुद ही निकल आओ। पहले मैवरिक्स ने शिवम को नीचा दिखाया था और कहा था कि वह उनके साथ चलकर उन्हें नीचे खींचेगा। अब कोको वही बात उसकी तरफ लौटाता है। मैवरिक्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने कभी शिवम को बोझ कहा होगा। फिर भी वो चिल्लाया, हम सब हेवनली सुप्रीमेस हैं, आप हमें मरने नहीं दे सकते। कोको बोला, हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख रहे, हम तो खुद असुरक्षित हैं। इतने सारे डेमन, अरे हमला आ रहा है, बचो बचो। शिवम और उनकी टीम फॉर्मेशन चलाकर आसपास के डीमंस पर चोट करते रहे लेकिन फिर भी बचाने नहीं गए। मैवरिक्स लगभग खून उगलने लगा। दूसरी टीम के कैप्टन चिल्लाए, मैवरिक्स ये समय है, पहले कैप्टन शुभम से माफी मांगो। बाकियों ने भी मैवरिक्स को डांटा, जल्दी माफी मांगो, हमें तुम्हारे साथ मरना नहीं। अब मैवरिक्स को मजबूरी में झुकना पड़ा। वह चिल्लाया, शुभम पहले मेरी गलती थी, मैं मूर्ख था, मैंने आपको गलत समझा, कृपया हमें बचा लो, मैं विनती करता हूँ। कोको बेहद संतुष्ट हुआ, बस इतना ठीक है, वरना तो तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ती। फिर शिवम और उनकी टीम फॉर्मेशन उड़ाते हुए वहां पहुंची और बिल्कुल उसी तरीके से दानवी परछाई को नष्ट कर डाला। किल द डेविल, शिवम चिल्लाया। उनके फॉर्मेशन से निकलती स्वर्णिम तलवार की रोशनी हर ओर डीमंस को काटती गई। 10,000 डीमंस फॉर्मेशन टूट चुका था और अब डीमंस चाहे कितने भी हों शिवम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मैवरिक्स और दूसरी टीम के लोग हांफते हुए एक तरफ उड़ गए और केवल दूर से शिवम और उसकी टीम को डीमंस का शिकार करते हुए देखते रह गए। वे भी चाहते थे कि वे भी डेमन का शिकार करें, लेकिन लंबे समय से लगातार लड़ाई करते करते उनकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई थी। हर कोई बेहद कमजोर था और बैटल को बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा था। बैटल फॉर्मेशन के बिना वे अपने बल पर इन डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा करने की कोशिश में वे खुद ही मारे जाते, इसलिए वे केवल यही कर सकते थे कि जल्दी से जल्दी अपनी शक्ति वापस पाएं। उधर शिवम और उसकी टीम पूरी गति से डीमंस का शिकार कर रहे थे। अब जब डेमन फॉर्मेशन टूट चुका था तो डीमंस की शक्ति भी बिखर गई थी और वे शिवम के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। स्वर्णिम तलवार की रोशनी कटती गई और बड़े बड़े डीमंस मानो गेहूं की फसल की तरह धराशायी होते चले गए। कुछ डीमंस पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोले, फाइट विद देम, किल। वे पागलपन में शिवम पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही वे करीब आए एक सुनहरी तलवार चमकी और दर्जनों 9 लेयर डीमंस एक ही झटके में कटकर गिर पड़े। पूरा दृश्य अराजकता से भर गया। डीमंस अपनी प्रतिरोध की इच्छा खो चुके थे और सभी दिशाओं में भागने लगे। कुछ पागल डीमंस जो मरते दम तक लड़ना चाहते थे वे भी शिवम के सामने एक ही वार में मारे गए। कुछ ही समय में जमीन पर चारों ओर डेमन लाशों का ढेर लग चुका था। थोड़ी दूरी पर खड़े इनकी बाकी 2 टीमें अब इन डेमन लाशों की ओर लालच भरी नजरों से देख रही थीं। ये सभी डीमंस 7th लेयर या उससे अधिक के थे और उनमें से एक एक बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड को मेरिट पॉइंट्स में बदला जा सकता था। खासकर मैवरिक्स की आंखों में लालच और भी गहरा था। मैवरिक्स बाकी लोगों से धीरे से बोला, इतने सारे डेमन स्पिरिट ब्लड सिर्फ शुभम की टीम के कैसे हो सकते हैं? चलो कुछ हम भी इकट्ठा कर लेते हैं, किसी ने हिचकते हुए कहा। लेकिन उन्होंने हमें बचाया है, मैवरिक्स ने तिरस्कार से कहा। तुम बहुत सही सोच रहे हो। हाँ, उन्होंने हमें बचाया, लेकिन अगर हमने डीमंस को रोका न होता तो उन्हें डेमन फॉर्मेशन तोड़ने का मौका कैसे मिलता, किंग को मारने का मौका कैसे मिलता? उनका जो भी रिकॉर्ड है वह हमारी वजह से है, इसलिए डेमन स्पिरिट ब्लड का एक हिस्सा हमें मिलना चाहिए, है कि नहीं? कुछ लोग मैवरिक्स की बात में आ गए और बोले, हाँ कैप्टन, मैवरिक्स सही कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी मानते थे कि यह गलत है। मैवरिक्स ने नाक सिकोड़कर कहा, जो लोग नहीं लेना चाहते मत लो, हम ले लेते हैं। और वह तेजी से डेमन लाशों की ओर उड़ गया और डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने लगा। लगभग दर्जन भर लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ लोग शर्म के कारण नहीं गए क्योंकि अभी अभी शिवम ने उन्हें बचाया था और तुरंत ही उसका लूट का हिस्सा बांटना उन्हें बेहद शर्मनाक लगता था। दूसरी टीम के कैप्टन से किसी ने पूछा, कैप्टन क्या हम भी जाएं? कैप्टन ने कठोर स्वर में कहा, कोई ऊपर नहीं जाएगा, जो भी जाने की कोशिश करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मैवरिक्स चाहे जितना नीच हो पर मैं नहीं हूँ। उसकी ठंडी नजर देखकर कई लोग जो जाने वाले थे तुरंत रुक गए और हिम्मत न कर सके। शिवम और उसकी टीम दूर से ये सब साफ देख रहे थे।
उनकी टीम के लोग चिल्ला उठे, कितने नीच हैं ये लोग, हमारे डेमन स्पिरिट ब्लड तक चुरा रहे हैं, हमने इन्हें बचाया और ये हमारी लूट छीन रहे हैं, शर्म भी नहीं। बिल्कुल बेहुदे लोग। मैवरिक्स और उसके लोग भी यह सुन सकते थे, लेकिन मैवरिक्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तेजी से डेमन स्पिरिट ब्लड निकालता रहा और मन ही मन बुरी नीयत से सोचता रहा, शुभम, आज जो बेइज्जती तुमने करवाई है इसका बदला मैं 10 गुना दूंगा। एक दिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी पड़ेगी। वह शिवम को धन्यवाद देने के बजाय उल्टे उससे जलने लगा और उसकी बेइज्जती का दोष उसी पर लगाने लगा। शिवम की टीम में कई लोग बोले, जेनिमा कितने नीच हैं, कैप्टन हमें इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन शिवम शांत रहा। उसने कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर उन्हें इकट्ठा करने दो, मुफ्त में काम कर रहे हैं, क्यों रोकें, पहले बाकी डीमंस को मार लेते हैं वरना और भाग जाएंगे। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों की गहराई में एक ठंडी हत्या की चमक दिखाई दे रही थी। कोको हंस पड़ा, हाँ समझ गया, अच्छा है फिर इंतजार करते हैं। वह शिवम को अच्छी तरह जानता था। शिवम इतना बड़ा फायदा किसी और को कभी नहीं छोड़ता। शिवम चिल्लाया, कंटिन्यू टू हंट द डेविल, और उनकी बैटल फॉर्मेशन फिर सक्रिय हुई। स्वॉर्ड और हजारों मील तक फैली और असंख्य डीमंस कटकर गिरने लगे। मैवरिक्स ने ये देख सोचा कि शिवम डर गया है और नियमों के कारण उन्हें रोक नहीं सकता। उसने मन ही मन हंसकर अपनी हिम्मत और बढ़ा ली। उसके आदमी भी तेजी से डेमन स्पिरिट ब्लड निकालते रहे। कुछ लोग जो पहले हिचक रहे थे वे भी लोभ में पड़कर मैवरिक्स की टीम में शामिल हो गए। कुछ ही समय बाद मैदान पर जितने डीमंस मर सकते थे लगभग सभी मारे जा चुके थे। बहुत से डीमंस भाग निकले, पर जो गिरे हुए थे उनमें से आधे से अधिक डेमन स्पिरिट ब्लड मैवरिक्स निकाल चुका था। वह मन ही मन बोला, बस अब ठीक है। वह और भी लेना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं शिवम भड़क न जाए, इसलिए वह लौटने के लिए मुड़ा। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, जाना चाहते हो? और उसी क्षण एक प्रचंड ऑरा ने मैवरिक्स और उसके लोगों को ढंक लिया। शिवम की ठंडी नजर मैवरिक्स पर टेक गई थी और बैटल फॉर्मेशन द्वारा बना स्वर्णिम युद्ध तलवार उनके सामने तैर रही थी, मानो कभी भी घातक वार कर सकती थी। मैवरिक्स और उसके साथी सख्त हो गए, डर के मारे हिल तक नहीं सके। उनकी सेकंड क्लास वॉरियर आर्मर पहले की लड़ाई में लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी और उसे फिर से शक्ति खींचने में समय लगता। आर्मर के बिना वह शिवम के बैटल फॉर्मेशन का एक भी वार नहीं झेल सकता था। मैवरिक्स का चेहरा बहुत बदसूरत दिख रहा था। वह शिवम की ओर घूरकर बोला, म्यू, शुभम, तुम क्या करना चाहते हो? शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ ये तुम्हारे खाली दिमाग को भी समझ में नहीं आता। ये सारे डेमन स्पिरिट ब्लड मेरे हैं। अब जो भी तुमने इकट्ठा किया है तुरंत वापस सौंप दो। ये सुनकर मैवरिक्स का चेहरा विकृत हो गया। शिवम तो उन्हें शुरू से ही मुफ्त मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह खुद अधिक डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा कर सके। मैवरिक्स चिल्लाया, शुभम, अगर तुम सारी डेमन स्पिरिट ब्लड अकेले निगलना चाहते हो तो तुम्हारी लालच बहुत बड़ी है। अगर हमने पहले अपनी जान लगाकर डीमंस को रोका न होता तो तुम डेमन फॉर्मेशन तोड़ भी नहीं पाते। इन डेमन स्पिरिट ब्लड में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन शिवम ने उसकी बात पर ध्यान तक नहीं दिया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, 10 सांसों का समय देता हूँ, जो कुछ भी इकट्ठा किया है सब यहाँ रख दो। मैवरिक्स और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। फिर भी मैवरिक्स चीखा, हम उसे क्यों दें? ये हमने इकट्ठा किया है, इनके नियम हैं कि हम आपस में नहीं लड़ सकते, वह हम पर वार नहीं करेगा। कुछ लोग मैवरिक्स के पीछे खड़े होकर बोले, हाँ हम नहीं देंगे, वह कुछ नहीं कर सकता। डेमन स्पिरिट ब्लड 7th रेल्म, 8th रेल्म और यहाँ तक कि 9th रेल्म डीमंस का था। एक एक बूंद अनमोल मेरिट पॉइंट्स के बराबर थी। इसे छोड़ना उनके लिए ऐसा था जैसे अपनी देह का मांस काट कर देना। शिवम की टीम दांत भींचकर बोली, पूरी तरह बेहया लोग, हमने इन्हें बचाया और ये हमारा लूट का हिस्सा चुरा रहे हैं। लेकिन शिवम शांत खड़ा रहा, उसकी आंखों में आइस जैसी ठंडक थी। फिर उसने धीरे से कहा, ग्रेट अरे उठाओ। क्या? उसकी टीम चौंक गई। क्या शिवम सच में बैटल अरे शुरू करने जा रहा था मैवरिक्स के खिलाफ? ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन था। लेकिन शिवम ने फिर कहा, मैंने कहा अरे शुरू करो, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कोई विरोध की हिम्मत नहीं कर सका। स्टार्ट द बैटल, और फॉर्मेशन सक्रिय हो गया। स्वर्णिम तलवार की चमक आकाश में फैल गई। मैवरिक्स डरकर चिल्लाया, शुभम तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम हिम्मत करोगे? लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक सुनहरी तलवार की किरण सीधी उनकी ओर गई। एक पल में मैवरिक्स के आसपास खड़े कई सैनिक बिना प्रतिक्रिया दिए टुकड़ों में कट गए। उनकी आत्माएं तक निकल नहीं पाईं। हर कोई वहीं स्तब्ध रह गया। दूसरी टीम भी हक्का बक्का रह गई। मैवरिक्स तो पूरी तरह से जम गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवम वास्तव में उन पर हमला कर देगा, वह भी इनके नियमों को तोड़कर।
मैवरिक्स कांपती आवाज में बोला, तुम हिम्मत करते हो। शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक और सुनहरी तलवार निकल गई। उसके पास खड़े और सैनिक भी कटकर गिर पड़े। शिवम ठंडी आवाज में बोला, अब भी पूछ रहे हो कि मैं हिम्मत करता हूं या नहीं? इसके बाद मैवरिक्स के साथ खड़े कई हेवनली सोल्जर्स डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, कैप्टन शुभम दया करो, हम डेमन स्पिरिट ब्लड सौंपते हैं, सब कुछ दे देंगे, बस हमें मारो मत। अब वे सभी भय से पागल हो चुके थे। अभी तक वे इनके नियमों का भरोसा करके घमंड कर रहे थे। उन्हें लगा था कि शिवम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि शिवम उन नियमों की परवाह ही नहीं करता। वह डीमन से भी ज्यादा खतरनाक था। मैवरिक्स का शरीर कांप रहा था। वह लगभग घुटनों पर गिरने वाला था। डर, पछतावा, निराशा सब उसके चेहरे पर साफ थे। उसे अब पछतावा था कि उसने कभी शिवम के हिस्से की लूट छीनने की कोशिश की। मैवरिक्स ने हाथ जोड़कर कहा, शुभम ये सब गलतफहमी है, मैंने तो अभी तुम्हारी मदद ही की थी डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने में, ताकि तुम डीमंस का शिकार जल्दी कर सको। अब जब तुम खत्म कर चुके हो, मैं ब्लड तुम्हें दे देता हूँ। शिवम ने शांत स्वर में कहा, ओह अभी थोड़ी देर पहले तुम ऐसा नहीं बोल रहे थे। मैवरिक्स बुरी तरह डर गया और बोला, मैं गलती पर था, मैं लालच में अंधा हो गया था, कृपया इसे भूल जाओ। वह अपने प्राण बचाने के लिए अपनी सारी शर्म छोड़ चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह बच गया तो शिवम की शिकायत करके उसे इन में मरवाएगा। लेकिन शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुम समझे नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आसान हूँ? उसी क्षण मैवरिक्स अचानक भागने के लिए झपटा। उसने पास खड़े कुछ सैनिकों को पकड़कर ढाल की तरह शिवम की ओर फेंक दिया और खुद पीछे हटते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन शिवम पहले से ही इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सुनहरी तलवारों की अनेक किरणें हवा में उभरी और मैवरिक्स सहित उसके सभी साथियों को छेदते हुए निकल गईं। एक एक सैनिक चीखते हुए गिर पड़ा। मैवरिक्स पूरी शक्ति से चिल्लाया, शुभम तुम मरोगे, तुम कभी नहीं बचोगे। लेकिन अगले ही पल एक तलवार उसकी भौं के बीच से आर पार हो गई और उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा, निर्जीव। इस प्रकार वे सभी सैनिक जिन्होंने डेमन स्पिरिट ब्लड लूटने की हिम्मत की थी, शिवम के हाथों मारे गए। शिवम की टीम के लोग गंभीर हो गए। उन्होंने इतने हेवनली सोल्जर्स को मरते देखा, ये सीधे नियमों का उल्लंघन था और उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन उनसे भी अधिक भयभीत दूसरी टीम थी, खासकर वे जिनका मैवरिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वे डर रहे थे कि कहीं शिवम उन्हें भी न मार दे। उन्होंने चुपचाप अपनी फॉर्मेशन सक्रिय कर दी, क्योंकि केवल बैटल अरे ही शिवम के सामने उन्हें थोड़ी बहुत रक्षा दे सकता था। दूसरी टीम भले ही बैटल फॉर्मेशन में खड़ी हो गई थी, लेकिन उनके मन में कोई भरोसा नहीं था। एक ही बैटल अरे की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे नियंत्रित करने वाला कितना शक्तिशाली है। नियंत्रक जितना मजबूत होगा, अरे उतना ही शक्तिशाली होगा। इसके अलावा वे अभी अभी एक भयंकर लड़ाई से गुजरे थे और अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे। अब अगर वे फॉर्मेशन चलाएं भी तो भी वे शिवम के सामने टिक नहीं सकते थे। मैवरिक्स के बचे हुए लोग और भी बुरी हालत में थे। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और डर के मारे वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पर ठीक उसी समय शिवम की ठंडी आवाज गूंजी, बेहतर है कि यहीं रुक जाओ। ये सुनते ही वे सब रुक गए, कोई हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। दूसरी टीम के कैप्टन ने कांपती आवाज में पूछा, कैप्टन शुभम क्या आप सच में सभी को मारना चाहते हैं? शिवम ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं निर्दोषों को नहीं मारता, लेकिन अगर तुम लोग अभी वापस चले गए और आज की घटना फैला दी तो इन्हें हमें जरूर सजा देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग बाहर जाकर यह बात न कह सको। ये सुनकर शिवम की टीम के लोग भी गंभीर हो गए। भले ही शिवम कह रहा था कि वह जिम्मेदारी लेगा, पर सच ये था कि उसने सोल्जर्स को लड़ाई में मारा था। अगर इन्हें जांच करता तो उन्हें भी बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता। दूसरी टीम के कैप्टन ने तुरंत कहा, हम कसम खाएंगे जीवन की जड़, सोर्स ऑफ लाइफ पर शपथ लेते हैं कि आज जो हुआ उसे कभी किसी से नहीं कहेंगे। बाकी लोग भी तुरंत चिल्लाए, हाँ हम जीवन की जड़ पर शपथ लेते हैं। शिवम ने कहा, ठीक है, जीवन की जड़ पर शपथ लो। अगर तुम में से किसी ने आज की बात लीक की तो तुम्हारा हृदय राक्षस बन जाए और तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाए। ये शपथ बेहद कठोर थी, जिसे तोड़ने पर व्यक्ति तुरंत मर सकता था। वे सभी डर गए, लेकिन मजबूरी में शपथ लेनी ही पड़ी। तुरंत ही दूसरी टीम और मैवरिक्स के बचे हुए लोग अपनी जीवन शक्ति पर शपथ ले गए। उन्होंने चिंतित नजरों से शिवम की ओर देखा और पूछा, अब क्या हम जा सकते हैं? शिवम मुस्कुराया, बिल्कुल, आप लोग स्वतंत्र हैं। जैसे ही उसने कहा, वे सब हवा की तरह वहां से उड़कर चले गए। कुछ ही क्षणों में वहां केवल शिवम की अपनी टीम रह गई। शिवम ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हम सबको भी जीवन की जड़ पर शपथ लेनी होगी। यह अविश्वास की बात नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सवाल है।
उसकी टीम ने तुरंत सहमति जताई। हाँ कैप्टन, आप सही बाला रहे हैं, यह जरूरी है। वे सब अब एक ही नाव में सवार थे। अगर किसी एक ने भी बात लीक की तो सब मारे जाते, इसलिए सभी ने तुरंत शपथ ले ली। शपथ के बाद शिवम मुस्कुराया और बोला, अब तुम सब मेरे भाई हो, जीवन और मृत्यु में साथ चलने वाले। आगे जो भी लाभ मिलेगा मिलकर बांटेंगे। अब चलो डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करें, वापस जाकर मेरिट के अनुसार बांट दिया जाएगा। ये सुनते ही सभी खुश हो गए और उत्साह से डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने लगे। मैवरिक्स और उसके लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया ब्लड भी शिवम की टीम ने ले लिया। आखिर वह उनका मुफ्त में काम करवा रहा था। सब इकट्ठा करने के बाद उन्होंने मैवरिक्स और बाकी मरे हुए लोगों के शवों को आग में जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इनके सैनिक जब डीमंस के हाथ मारे जाते हैं तो उनकी लाशें आमतौर पर डीमंस खा जाते हैं, इसलिए अगर बॉडीज गायब हों तो शक नहीं होता। सब कुछ साफ करके शिवम और उसकी टीम वहां से निकल गई, पर वे नैंशन सिटी वापस नहीं लौटे। कम से कम आधे डीमंस भाग निकले थे और 8 स्नेक माउंटेन्स में बिखरे हुए थे। अब वे सभी कटने के लिए तैयार भेड़ों जैसे थे। उन्हें छोड़ना बेवकूफ़ी होती। ये खोज करना कठिन नहीं था, इसलिए अगले कई दिनों तक वे 8 स्नेक माउंटेन्स में घूमते रहे और एक एक करके डीमंस को ढूंढकर मारते रहे, चाहे वे जमीन में छिपे हों या कहीं भी हों। 1 महीने बाद वे भरपूर हार्वेस्ट के साथ नैंशन सिटी लौटे। जैसा कि उम्मीद थी, लौटने के बाद इनके अधिकारियों ने उन्हें किसी तरह परेशान नहीं किया। ये साफ था कि किसी ने मैवरिक्स और उसके साथियों की मौत की बात लीक नहीं की थी। हालांकि 8 स्नेक माउंटेन्स में बहुत सारे हेवनली सोल्जर्स मारे गए थे, इसलिए इन्होंने शिवम से पूरी घटना पूछी। उन्होंने सच बताया, पर मैवरिक्स की मौत को डेमन द्वारा मारा जाना बताया। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें शिवम ने मारा था। वास्तव में वहां बहुत से सोल्जर्स मरते हैं, इसलिए मैवरिक्स जैसे कुछ सोल्जर्स का मारा जाना किसी को आश्चर्यजनक नहीं लगा। एक उच्च अधिकारी ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि 8 स्नेक डेमन माउंटेन में एक डेविल एम्परर पैदा हो जाएगा। शुभम, तुमने बहुत अच्छा किया। उन्होंने थोड़ी प्रशंसा की और मामला वहीं समाप्त हो गया। शिवम की टीम ने नियमों के अनुसार डेमन स्पिरिट ब्लड बांट लिया। हर किसी को बहुत लाभ मिला और सभी खुश थे। नैंशन सिटी में डेमन स्पिरिट ब्लड से मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते, इसके लिए ड्रीम सिटी में जाकर वेल ऑफ मेरिट पर जमा करना होता है। लेकिन अब जब उनके पास ब्लड है तो मेरिट पॉइंट्स पाना केवल समय की बात थी। उधर नैंशन सिटी की दीवार के एक और हिस्से में एक हॉल में एंजल रेस के कुछ मास्टर बैठे चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, वह शुभम अब आखिरकार शहर से बाहर जाकर डीमंस का शिकार कर रहा है। उसकी मौत का समय आ गया है। ये लैफायट था। दूसरा एंजल बोला, पहले वो दूसरे क्षेत्र यानी 8 स्नेक माउंटेन्स गया था। मुझे खबर मिली है कि अगली बार वह तीसरे क्षेत्र स्टार्स मैजिक आइलैंड जाएगा। लैफायट ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो स्टार्स मैजिक आइलैंड ही उसकी मौत का स्थान होगा। वे लोग लंबे समय से शिवम को मारना चाहते थे। ड्रीम सिटी के नियमों के कारण वे वहां हाथ नहीं उठा सकते थे, लेकिन बाहर डेमन हंटिंग के समय यह नियम बहुत कमजोर हो जाता था। एक एंजल ने पूछा, क्या हम सीधे हमला कर देंगे? अगर बात फैल गई तो ये हमारे लिए बुरा होगा। लैफायट ने हंसकर कहा, डार्क यूनिवर्स में कितने लोग नियम तोड़कर सोल्जर्स को मारते हैं। जब तक कोई सबूत न बचे ऊपर के लोग आंखें बंद कर लेते हैं। ये सच था। विभिन्न जातियों के सोल्जर्स के बीच आपसी नफरत आम बात थी। नियम होने के बावजूद छुपकर सोल्जर्स की हत्या होना यहाँ असामान्य नहीं था। इसलिए जब तक बातें ड्रीमलैंड या नैंशन सिटी के भीतर न हो और कोई ठोस सबूत न छोड़ा जाए तब तक इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। इनके उच्च अधिकारी ऐसे मामलों में अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। बस उन्हें काम सफाई से करना होता है और कुछ नहीं होता। इसी बीच एक महिला एंजल ने कहा, लेकिन जब इससे भी बेहतर तरीका मौजूद है तो उसे क्यों न अपनाएं? लैफायट ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैडो क्लैन? महिला एंजल ने सिर हिलाया, बिल्कुल। ये सुनकर लैफायट तुरंत समझ गया, अच्छा है, शैडो लोग हमारा काम आसान कर देंगे। शैडो क्लैन एंशंट वंश सूची में शामिल एक भयावह और कुख्यात नस्ल थी। यह नस्ल अपनी घातक हत्या कौशल के लिए जानी जाती थी। उनकी हत्या की सफलता दर बेहद अधिक थी। उन्हें पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ हत्यारे कहा जाता था। कई जातियां शैडो क्लैन को खत्म करना चाहती थीं, लेकिन उनका समर्थन ब्रह्मांड की शीर्ष 10 जातियों में से एक करती थी। साथ ही यह भी अफवाह थी कि शैडो क्लैन के कई मास्टर गुप्त रूप से इनके लिए भी काम करते हैं, इसलिए उनसे पंगा लेने की हिम्मत कम लोग करते थे। शिवम को मारने के लिए शैडो क्लैन का उपयोग करना बिल्कुल सही विकल्प था। एंजल काफी देर तक चर्चा करते रहे और अंत में लैफायट कुछ लोगों के साथ शैडो क्लैन से मिलने निकल पड़ा। नैंशन सिटी के एक दूरस्थ भवन में उसने शैडो क्लैन के एक ठंडे और क्रूर वृद्ध को पाया।
वह वृद्ध अपने चारों ओर हत्या की भावना बिखेरे बैठा था। वृद्ध ने आइस जैसी आवाज में पूछा, एंजल लोग यहाँ, बूढ़े आदमी के पास क्या काम है? लैफायेट बोला, हम किसी को मारने का काम दिलवाने आए हैं। वृद्ध ने पूछा, किसे मारना है? लैफायेट ने कहा, सिटी वॉल नंबर 33 का एक सेकंड क्लास हेवनली सोल्जर, शुभम। वृद्ध ने भौहें सिकोड़ ली। सेकंड क्लास हेवनली सोल्जर यानी अपनी टीम का कैप्टन बैटल अरे बना सकता है, उसे मारना आसान नहीं। एक बैटल लाइन को तोड़ना डिवाइन एम्परर रेल्म की शक्ति के बिना लगभग असंभव था, लेकिन नैंशन सिटी में डिवाइन एम्परर आमतौर पर उच्च क्षेत्रों में होता है, इसीलिए उसे सामान्य सोल्जर्स के पास मिलने की संभावना नगण्य थी। लैफायेट ने कहा, तुम्हें उसकी बैटल फॉर्मेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम उसके एक साथी को पैसे देकर खरीद लेंगे। फॉर्मेशन में सिर्फ एक सदस्य भी साथ न दे तो फॉर्मेशन टूट जाती है और शुभम असहाय हो जाता है। ये सुनकर शैडो एल्डर ने सोचा और बोला, अच्छा, क्या शुभम के बारे में विस्तृत जानकारी है? दिखाओ। लैफायेट ने तुरंत जेड टोकन निकाली जिसमें उन्होंने शुभम की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। एल्डर ने अपनी कॉन्शियसनेस से जेड पढ़ी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये तो बड़ा भयंकर व्यक्ति है, 2 भारी हथियार उसके पास हैं, शक्ति अत्यधिक है और ऊपर से सेकंड क्लास हेवनली आर्मर भी है। ऐसे व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल होगा। लैफायेट मन ही मन हंसा। उसे पता था कि शैडो एल्डर सिर्फ अधिक कीमत निकालने का खेल खेल रहा है। फिर लैफायेट बोला, उसके भारी हथियार और हेवनली आर्मर को निष्क्रिय करने के लिए हम तुम्हें फॉरबिडन सुप्रीम डोमेन सील देंगे। जब ये सील सक्रिय होगी उसके सभी उपकरण पूरी तरह बंद हो जाएंगे, वह एक साधारण मेमने जैसा हो जाएगा। एल्डर ने हंसकर कहा, अरे वाह, फॉरबिडन सील तक देने को तैयार हो। लगता है शुभम ने तुम्हें बहुत नाराज किया है। लैफायेट ने बात काटते हुए कहा, अगर आप नहीं लेना चाहते तो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। तभी एक नई आवाज आई, मैं लेता हूँ। सब चौंक गए। उन्हें पता नहीं चला कि एक युवा शैडो पुरुष कब कमरे में आ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी शांत और भयावह थी कि कोई उसे आते हुए महसूस भी नहीं कर पाया। लैफायेट तुरंत पहचान गया, डार्क स्टार तुम नैंशन सिटी में। डार्क स्टार शैडो क्लैन का बेहद प्रसिद्ध जीनियस था, यूनिवर्स जीनियस लिस्ट का उम्मीदवार। उसकी शक्ति और चालाकी दोनों ही अत्यधिक भयावह मानी जाती थीं। डार्क स्टार ने जेड प्रतीक पकड़ा और पढ़कर बोला, दिलचस्प, एक राक्षसी व्यक्ति, बहुत अच्छा, मुझे ऐसे लक्ष्य पसंद हैं, मैं ये काम स्वीकार करता हूँ। फॉरबिडन सील यहाँ छोड़ दो। लैफायेट बहुत खुश हुआ। डार्क स्टार के शामिल होने का मतलब था शिवम निश्चित मौत। फिर लैफायेट ने कोको और रूपाली के बारे में भी बताया, सावधान रहना। शुभम के साथ उसके 2 बहुत शक्तिशाली साथी भी हैं, एक टर्टल क्लैन का शीर्ष प्रतिभाशाली और दूसरी फेरी प्रिंसेस रूपाली। डार्क स्टार ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमारे पास अपना तरीका है। वे अगली बार क्वेक्सिंग मैजिक आइलैंड जाएंगे है ना? लेकिन मेरी दीवार नंबर 55 क्वेक्सिंग मैजिक आइलैंड नहीं जाती, यह व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। लैफायेट बोला, ये हमारा काम है, बस तुम सफल होना। वे लोग शिवम को मारने की योजना में पूरी तरह डूब चुके थे। डार्क स्टार ने अकेले में हंसते हुए कहा, बेहतर है शुभम, तू मेरा अगला शिकार होगा। उधर शिवम और उनकी टीम नैंशन सिटी लौटकर 7 दिन आराम कर चुके थे और फिर उन्हें नया आदेश मिला। इस बार लक्ष्य था 3रे स्तर का क्षेत्र, क्वेक्सिंग मैजिक आइलैंड। 3रा स्तर दूसरे स्तर से कहीं अधिक खतरनाक था, इसलिए सिटी वॉल नंबर 33 की पूरी टीम भेजी गई और शहर की दीवारों के कई अन्य हिस्सों से भी मास्टर्स को बुलाया गया। हर दीवार के फर्स्ट क्लास कैप्टन्स भी युद्ध में शामिल होंगे और अधिकतर फर्स्ट क्लास सोल्जर्स डिवाइन एम्परर रेल्म के एक्सपर्ट्स होते थे। कुछ रेयर केसेस में डिवाइन एम्परर न होने पर भी मेरिट पॉइंट से पद मिलता था, पर ऐसे सोल्जर अत्यधिक प्रतिभाशाली होते थे। सिटी वॉल नंबर 33 के फर्स्ट क्लास कैप्टन गोलू एक डिवाइन रेल्म के शक्तिशाली योद्धा थे। 3रे स्तर में डेमन एम्परर स्तर के डीमंस मौजूद थे, इसलिए डिवाइन एम्परर्स उन्हीं डेमन एम्परर्स का सामना करेंगे और डेमन एम्परर से नीचे के डीमंस वे शिवम और उसकी टीम को संभालने थे। स्टार मैजिक आइलैंड यानी 3रे स्तर का क्षेत्र निस्संदेह पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। वहां असंख्य डीमंस फैले हुए थे। 7वीं परत वाले डीमंस की संख्या तो 8 स्नेक माउंटेन्स से कई गुना अधिक थी। इसके अलावा स्टार मैजिक आइलैंड का भूभाग भी 8 स्नेक माउंटेन रेंज से बिल्कुल अलग था। ये वास्तव में एक विशाल झील थी जो अनंत तक फैली हुई थी। उस झील में असंख्य द्वीप थे जो आसमान के तारों की तरह चारों ओर बिखरे हुए थे, इसी वजह से इसका नाम स्टार मैजिक आइलैंड पड़ा था। इस दिन असंख्य हेवनली सोल्जर्स उस झील के किनारों पर उतरे। दूर से देखने पर इस जगह का अंत नजर नहीं आता था क्योंकि यह झील बहुत विशाल थी।
शिवम और उसकी टीम समेत सिटी वॉल नंबर 33 के सभी लोग वहां पहुंचे। सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि अन्य सिटी वॉल्स की टीमें भी वहां आ चुकी थीं। गोलू ने सभी को गंभीर स्वर में चेतावनी दी, जब स्टार मैजिक आइलैंड के भीतर प्रवेश करो तो सावधान रहना, हर समय बैटल अरे में रहना और अकेले मत लड़ना। तीसरे स्तर के क्षेत्र में डीमंस दूसरे स्तर से अलग होते हैं। कुछ डीमंस की शक्ति उनके कल्टिवेशन स्तर से कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए कोई डेमन डिवाइन एम्परर रूम का कल्टिवेशन रखता है, लेकिन उसकी शक्ति साधारण डिवाइन एम्परर रूम से कई गुना अधिक होती है। सभी सोल्जर्स ने सिर हिलाकर उसकी बात याद कर ली। एक भारी शरीर वाला योद्धा जो किसी और हिस्से की सिटी वॉल का कैप्टन था और डिवाइन एम्परर रेल्म का फर्स्ट क्लास सोल्जर था, बोला, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कैप्टन्स ने भी सहमति जताई और सबकी आकृतियां चमकते हुए आगे बढ़ गईं। डिवाइन एम्परर स्तर के सैनिकों को स्टार मैजिक आइलैंड में मौजूद डेमन एम्परर्स को खत्म करने का कार्य सौंपा गया था। बाकी कैप्टन्स ने भी आदेश दिया, चलो अंदर जाओ और डेमन स्पिरिट ब्लड हासिल करो। जैसे ही फर्स्ट क्लास सोल्जर्स आगे बढ़े, बाकी सभी टीमें अपने अपने हिस्से की दिशा में निकल गईं। शिवम ने भी अपनी टीम को लेकर स्टार मैजिक आइलैंड की ओर उड़ान भरी। प्रवेश करते ही हर कैप्टन अपनी टीम के साथ अलग अलग दिशाओं में फैल गया ताकि वे आपस में नहीं टकराएं। शिवम की टीम तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही उन्होंने सामने एक द्वीप देखा। जहां द्वीप होता है वहां आमतौर पर डीमंस भी होते हैं। उन्होंने बिना हिचक द्वीप की ओर उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे झील का पानी जोर से फट पड़ा और सैकड़ों डीमंस झील से निकलकर सीधे उन पर टूट पड़े। मारो, इन वालों को खत्म कर दो। चारों ओर थंडर जैसी गड़गड़ाहट हुई। हवा में दानवी ऊर्जा भर गई और जादुई तलवारें, पंजे, रोशनी और आग जैसी शक्तियां शिवम और उसकी टीम पर टूट पड़ी। शिवम चिल्लाया, फॉर्मेशन तैयार करो। सौभाग्य से उनकी टीम पहले से फॉर्मेशन में उड़ रही थी, इसलिए किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। फॉर्मेशन सक्रिय करते ही सुनहरी रोशनी का एक आवरण फैल गया जिसने सभी को ढक लिया। दानवी हमले उस सुनहरी ढाल से टकराकर रुक गए। झील से उठती लहरें और दानवी शक्ति के विस्फोट उस ढाल को हिला नहीं सके। शिवम ने तुरंत महसूस किया, ये बहुत शक्तिशाली डीमंस हैं, कम से कम 30 तो डिवाइन एम्परर रूम के हैं। उसने अपनी शक्ति से सबका स्तर समझ लिया। वहां 30 से अधिक 9वें स्तर के डीमंस, सैकड़ों 8वें स्तर के और सैकड़ों 7वें स्तर के डीमंस थे। ये सचमुच तीसरे स्तर का क्षेत्र था और ये तो केवल बाहरी द्वीप था। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि स्टार मैजिक आइलैंड के भीतर कितने शक्तिशाली डीमंस मौजूद होंगे, लेकिन शिवम को इसकी चिंता नहीं थी। उसकी फॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली थी कि अकेला वह भी इन सभी को नष्ट कर सकता था। शिवम चिल्लाया, किल। उसकी बैटल अरे से सुनहरी तलवार की किरण निकली और वह आकाश को चीरते हुए डीमंस पर गिरी। एक ही वार में सैकड़ों डीमंस कटकर झील में गिर गए। झील का पानी डेमन के खून से लाल हो गया। शिवम की तलवार की लहरें लगातार घूमती रहीं। मारो, सबको मार डालो। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। कोई डेमन टिक नहीं सका, सभी बारिश की तरह गिरते गए। डरकर बाकी डीमंस पीछे हटने लगे। बहुत ताकतवर हैं, पीछे हटो। वे भागने लगे, लेकिन शिवम ने पीछा किया और अधिकांश को वहीं खत्म कर दिया। लगभग 70% डीमंस वहीं मारे गए और बाकी भाग निकले। शिवम ने आदेश दिया, फॉर्मेशन बनाए रखो और डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करो। फॉर्मेशन में जरा भी गड़बड़ी हुई तो हम गिर सकते हैं। सभी सोल्जर्स फॉर्मेशन में रहते हुए ब्लड एकत्र करने लगे। तभी शिवम ने देखा कि द्वीप से और भी डीमंस उड़कर निकल रहे हैं, पर वे उन पर हमला करने के बजाय स्टार मैजिक आइलैंड के भीतर गहराई की ओर जा रहे थे। ये देखकर शिवम ने समझ लिया कि ये डीमंस उसी द्वीप के सैनिक थे जो अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि वे जीत नहीं सकते। उसने पीछा नहीं किया बल्कि ब्लड इकट्ठा करने पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद जब वे द्वीप पर पहुंचे तो वहां कोई डेमन नहीं था। पूरा द्वीप खाली पड़ा था। शिवम ने कहा, हमें डीमंस ने देख लिया है, अब हमें और सावधान रहना होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और द्वीप देखा। उन्होंने सावधानी से पास जाकर देखा, लेकिन वह भी खाली था। रूपाली ने कहा, लगता है ये डीमंस भीतर की ओर भाग गए हैं। शिवम ने सिर हिलाया, शायद वे किसी बड़े द्वीप पर इकट्ठा होकर हम सब पर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वे आगे बढ़ते गए। उन्होंने लगातार 6 द्वीप पार किए, पर हर जगह सन्नाटा था। जब वे 7वें द्वीप पर पहुंचे तो दृश्य अलग था। ये द्वीप पहले 6 द्वीपों से कई गुना बड़ा था और यहाँ शक्तिशाली डेमन ऑरा महसूस हो रही थी। द्वीप के भीतर से आवाज आई, इनके कचरे आ गए हैं, सभी तैयार हो जाओ। और फिर दानवी ऊर्जा आकाश में उठी। हवा में गाढ़ा अंधेरा और जादुई छायाएं फैल गईं। शिवम की टीम के कुछ सदस्य दंग रह गए। बहुत सारे डीमंस हैं,
किसी ने कहा, लगता है पहले 6 द्वीपों के सारे डीमंस यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। शिवम, कोको और रूपाली ने एक दूसरे की ओर देखा। तीनों लगभग एक साथ बोले, ये फिर से एक ग्रेट डेमन बचर फॉर्मेशन है। शिवम ने आदेश दिया, नजदीक चलो लेकिन सावधानी से। शिवम और उनकी टीम जैसे ही उस विशाल मैजिक आइलैंड के पास पहुंचे, उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि द्वीप पर असंख्य डीमंस भरे हुए हैं। हर तरफ दानवी शक्तियां तैर रही थीं, मानो चारों ओर बादलों की तरह मास्टर्स जमा हों। यह अंदाज लगाना भी मुश्किल था कि वहां कितने शक्तिशाली डीमंस मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर एक विशाल 10,000 डेमन मैसेकर अरे सेट किया था, जिससे कई विशाल दानवी छायाएं बनी हुई थीं जो द्वीप के चारों दिशाओं में खड़ी थीं। जैसे ही शिवम नजदीक पहुंचे, द्वीप पर मौजूद डीमंस ने तुरंत उन्हें देख लिया और चीखने लगे, विस्तृत ब्रह्मांड के मनुष्य आ गए हैं, मार डालो इन्हें। किल। कुछ ही क्षणों में 10,000 डेमन मैसेकर अरे सक्रिय हो गया। एक विशाल दानवी छाया हाथ में भारी मैजिक ब्लेड लिए आकाश से गिरती हुई शिवम पर टूट पड़ी। शिवम तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो, और सभी ने एक साथ फॉर्मेशन को पीछे खींच लिया। एक और विशाल दानवी छाया उन पर टूट पड़ी, लेकिन शिवम और उनकी टीम दूरी बनाकर उससे बच निकले। कुछ दूरी पर रुकने के बाद डीमंस ने पीछा छोड़ दिया और द्वीप पर वापस लौट गए। शिवम ने कोको की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी। कोको मुस्कुराया, देखते जाओ, और उसकी आकृति हवा में गायब होती हुई फॉर्मेशन सेट करने लगी। अब कोको कई बार इस तरह की फॉर्मेशन तोड़ चुका था, इसलिए उसकी गति तेज और सटीक थी। थोड़ी ही देर में कोको वापस आ गया और बोला, हो गया। शिवम जोर से बोला, भाइयों और बहनों, अब शिकार करो, देव मारो, डेमन काटो। उनकी टीम उत्साहित होकर चिल्लाई, हा हा हा, किल द डेविल। सभी को पूरा भरोसा था कि कोको की फॉर्मेशन ब्रेकिंग कला अद्भुत है। वह पहले भी 10,000 डेमन फॉर्मेशन तोड़ चुका था, इसलिए इस बार भी सब आश्वस्त थे। फॉर्मेशन को सक्रिय कर शिवम की टीम फिर से द्वीप पर टूट पड़ी। 10,000 डेमन मैसेकर अरे फिर सक्रिय हुआ और विशाल दानवी छायाएं प्रकट होकर शिवम पर टूट पड़ी। शिवम ने चिल्लाया, उठाओ फॉर्मेशन, और अचानक आसमान रून्स से भर गया। अनगिनत रून्स हवा में चमकते हुए वॉइड को ढकने लगे, जिससे 10,000 डेमन अरे बिखर गया। कोको ने पहले ही इसकी कमजोर जगहें चिन्हित कर दी थीं। शिवम ने पहला वार किया। स्वर्णिम तलवार की आंधी एक विशाल छाया पर गिरी और विस्फोट के साथ वह छाया टूट गई। उसके भीतर मौजूद अनेक डीमंस भी उसी समय मरकर झील में गिर पड़े। शिवम ने बिना रुके दूसरा वार किया और दूसरी विशाल छाया भी टूट गई। धमाके पर धमाके गूंजते रहे। कुछ ही क्षणों में सभी विशाल दानवी छायाएं विस्फोट से नष्ट हो गईं। 10,000 डेमन स्लॉटर अरे पूरी तरह टूट चुका था। अब डीमंस पूरी तरह असहाय थे। शिवम और उसकी टीम ने उन्हें मानो सब्जी काटने की तरह काटना शुरू कर दिया। दानवी शरीर बारिश की बूंदों की तरह झील में गिरते जा रहे थे। लेकिन इसी समय छिपकर कुछ ठंडी नजरें शिवम पर टिकी हुई थीं। शैडो क्लैन के भयानक हत्या विशेषज्ञ, उनमें सबसे आगे था डार्क स्टार। उसके साथ अन्य शैडो मास्टर्स भी थे। एक शैडो योद्धा ने मानसिक रूप से कहा, ये लोग 10,000 डेमन अरे तोड़ सकते हैं, आश्चर्यजनक। डार्क स्टार ने कहा, वह वर्ल्ड टर्टल दिख रहा है। वह बेहद दुर्लभ प्रकार का टर्टल है। फॉर्मेशन में उसकी प्रतिभा अद्भुत लग रही है। इसे मारना नहीं, इसे जीवित रखना, हमारे लिए ये बहुत उपयोगी होगा। फिर उसने रूपाली को देखकर आंखों में लालसा से कहा, और यह फेरी प्रिंसेस, इसे भी मत मारो, इसे तो मैं अपने लिए रखूंगा। कोको की फॉर्मेशन प्रतिभा और रूपाली की सुंदरता व शक्ति, दोनों ने डार्क स्टार को लालच में डाल दिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर कोको को पकड़ लिया जाए तो फ्यूचर में कोई भी डेमन अरे उन्हें रोक नहीं सकेगा। इससे डेमन हंटिंग 10 गुना तेज हो जाएगी और मेरिट पॉइंट्स तथा ट्रेजर्स की वर्षा हो जाएगी। डार्क स्टार मुस्कुराया, शुभम को मारने आए थे और इतनी कीमती चीजें मिल गईं, बहुत अच्छा। लेकिन वह अभी हमला करने के मूड में नहीं था। अब अगर वह शिवम पर हमला करता तो वहां बचे हुए डीमंस उन्हें घेर लेते। इसलिए उसने सोचा, उन्हें और मारने दो, लूट जितनी बढ़ेगी वह सारी अंत में हमारी होगी। शिवम की टीम ने जल्दी ही लगभग सभी डीमंस को मार डाला और बाकी भाग गए। सभी ने फॉर्मेशन बनाए रखते हुए डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करना शुरू किया। तभी अचानक शिवम ठंडी आवाज में गरजा, कौन है? उसकी आंखें तेज चमक रही थीं और उसमें हत्या की चमक थी। उसकी टीम के लोग हैरान हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया था, मगर शिवम बोन डेमन की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दे रहा था। बोन डेमन ने कहा था कि उस दिशा में कोई छिपकर देख रहा है। शिवम ने धीरे लेकिन घातक आवाज में कहा, बाहर निकलो नहीं तो बख्शूंगा नहीं। इसी क्षण हवा में लहर आए और 3 आकृतियां अचानक प्रकट हो गईं।
एक युवा शैडो बोला, अद्भुत, तुमने हमारी उपस्थिति पहचान ली, काबिले तारीफ। वो और कोई नहीं, डार्क स्टार था। शिवम चकित था क्योंकि उसने स्वयं उन्हें महसूस नहीं किया था। बोन डेमन की चेतावनी न होती तो वह अभी घातक खतरे में फंस चुका होता। रूपाली भय से फुसफुसाई, शैडो ट्राइब। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। शैडो ट्राइब के बारे में उसने भी बहुत सुना था, ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हत्यारे। कोको ने गंभीर आवाज में कहा, वे टीम में नहीं आए, सिर्फ 3 लोग। शैडो ट्राइब ऐसा तभी करता है जब वे किसी की हत्या करने आए हों, उनका लक्ष्य शायद हम ही हैं। डार्क स्टार हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह तुमने सही अंदाजा लगाया, हमारा लक्ष्य तुम ही हो। वह बेहद आत्मविश्वासी दिख रहा था। रूपाली भय और क्रोध से बोली, हम सब हेवनली सुप्रीमेस हैं, तुम शैडो लोग हमें मारने आ रहे हो, ये स्वर्गीय नियमों के खिलाफ है। डार्क स्टार ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम सब मर जाओगे तो कौन तय करेगा कि तुम कैसे मरे? डेमन के हाथों सोल्जर्स का मरना बहुत आम है। ये कहते ही उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई, एक अजीब पारदर्शी तलवार। उसका कोई रंग नहीं था पर उससे निकलने वाली शक्ति अत्यंत भयावह थी। यह एक महामारक दिव्य हथियार था। डार्क स्टार ने ठंडी आवाज में कहा, किल, और एक ही वार में तलवार की किरण शिवम की ओर चली। अचानक पूरा वातावरण शांत हो गया, हवा रुक गई, यहाँ तक कि विशाल झील भी क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। धरती और आकाश के बीच केवल एक अदृश्य मृत्यु तलवार थी जो सीधे शिवम को चीरने आ रही थी। शिवम चिल्लाया, फॉर्मेशन तैयार करो। लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन को सक्रिय करने लगे उसे महसूस हुआ कि बैटल अरे पूरी तरह सक्रिय नहीं हो रहा। स्वर्णिम तलवार प्रकाश बनने से पहले ही बिखर गया। बुरा हुआ। शिवम, कोको और बाकी सबके चेहरे बदल गए। फॉर्मेशन काम नहीं कर रही थी। ये साफ था, कोई अंदर से सहयोग नहीं कर रहा, यानी फॉर्मेशन टूट चुकी थी। अब शिवम गोविंद स्टोन बीड या आइस शैन कजल लाने की कोशिश करते उससे पहले ही डार्क स्टार का वार उन तक पहुंच जाता। ऐसे खतरे में शिवम केवल एक ही उपाय कर सकता था, अपनी सेकंड क्लास स्काई आर्मर सक्रिय करना। स्काई आर्मर चमक उठी और एक सुरक्षा ढाल बनाई। उसी क्षण तलवार की किरण उस ढाल से टकराई। भयानक धमाके के साथ ढाल कांपी, लेकिन वह वार रोक लिया गया। सेकंड क्लास स्काई आर्मर आसानी से डिवाइन एम्परर स्तर के हमले झेल सकती थी। डार्क स्टार की शक्ति भयानक थी, लेकिन डिवाइन एम्परर के बराबर नहीं थी। वार रुकते ही शिवम के हाथों में वायु बीड और आइस शैन कजल आ गए। रूपाली के हाथ में भी डिवाइन एल्वन किंग बो प्रकट हो गया। लेकिन तभी किसी ने क्रोध से चिल्लाया, गद्दार। शिवम ने घूमकर देखा, उनकी अपनी टीम का एक सदस्य फॉर्मेशन छोड़कर डार्क स्टार की ओर उड़ रहा था। फॉर्मेशन असफल होने का कारण यही था, गद्दार। एन का बैटल अरे तभी काम करता है जब सभी सदस्य एक साथ शक्ति डालें। केवल एक व्यक्ति भी सहयोग न करे, फॉर्मेशन टूट जाती है। यही कारण था कि गोलू ने चेतावनी दी थी कि फॉर्मेशन को कभी भी गड़बड़ मत होने देना। यह वही युवा सोल्जर था जो अब तक बहुत शांत और विनम्र दिखता था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आखिरी पल पर धोखा देगा। युवक डार्क स्टार तक पहुंच गया और राहत की सांस लेकर बोला, मैं आ गया। उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है। डार्क स्टार ने मुस्कुराकर कहा, वेल डन। युवा खुशी से झुककर बोला, धन्यवाद डार्क स्टार, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन अगले क्षण शून्य डार्क स्टार की तलवार अचानक चमकी और युवक के माथे को भेद गई। उसकी आत्मा पल में नष्ट हो गई। युवा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुमने, डार्क स्टार ने ठंडी आवाज में कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे सुरक्षित तरीका है गवाह को मार दो। तुम मरोगे तो न फॉर्मेशन बचेगी न कोई खबर बाहर जाएगी। युवा का शव झील में गिर गया। शिवम की आंखों में क्रोध की आइस जम गई। गद्दार के लिए उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। शिवम बोला, अब तो बताओ तुम्हें मुझे मारने किसने भेजा? डार्क स्टार ने कहा, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। शिवम ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगे फिर भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, एंजल क्लैन। डार्क स्टार की आंखों में एक क्षणिक झिलमिलाहट आई और शिवम समझ गया, उसका अनुमान सही था। वही लोग जिन्होंने फॉर्मेशन बिगाड़ने के लिए उसके सोल्जर को खरीदा था। डार्क स्टार बोला, जो चाहे सोच लो, लेकिन तुम्हारा परिणाम तय है, आज तुम मरोगे। उसके साथ खड़े शैडो क्लैन के 2 अन्य मास्टर्स भी ठंडी हत्या की ऊर्जा फैला रहे थे। शिवम ठंडी आवाज में बोला, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? डार्क स्टार डिवाइन एम्परर 4थे स्तर पर था। उसके साथ 2 शैडो मास्टर्स डिवाइन एम्परर 6ठे स्तर पर। शक्तिशाली जरूर थे पर शिवम को डराने के लिए काफी नहीं। कोको गर्ज कर बोला, 3 लोग हमें मारने आए हैं, बेवकूफ हो क्या? डार्क स्टार ने दुष्ट हंसी हंसी, अभी तुम्हें दिखाता हूँ।
फिर उसने एक ताबीज निकाला और उसे चकनाचूर कर दिया। अचानक एक अदृश्य लहर हवा में फैली और देखते ही देखते 1,00,000 मील का क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति से ढक गया। रूपाली चिल्लाई, ये तो फॉरबिडन सुप्रीम डोमेन सील है। शिवम समझ गया, ये स्थिति बेहद खतरनाक है। उसने वायु बीट को सक्रिय करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, मानो बीट से उसका संबंध काट दिया गया हो। फिर आइसशैन कजल उठाना चाहा पर वह भी नहीं हिला। यहाँ तक कि खुद की सेकंड क्लास स्काई आर्मर भी शरीर से गायब होकर भीतर समा गई। एक ही पल में सभी डिवाइन वेपन्स बेकार हो गए। बाकी सोल्जर्स चीख पड़े, मेरा आर्मर काम नहीं कर रहा, मेरा डिवाइन वेपन भी बंद हो गया। रूपाली का एल्विन किंग बो भी गायब हो गया। डार्क स्टार हंसता हुआ बोला, शुभम तुम्हारा भरोसा था, तुम्हारी स्काई आर्मर और तुम्हारे डिवाइन वेपन्स, लेकिन फॉरबिडन डोमेन में वे सब बेकार हैं। अब तुम किस पर भरोसा करोगे? शिवम ने शांति से कहा, भूल मत, जब हमारी वेपन्स बंद हैं तब तुम्हारी वेपन्स भी बेकार हो गई हैं। ऐसी हालत में तुम हमें कैसे मारोगे? फॉरबिडन डोमेन में दुश्मन और दोस्त दोनों के डिवाइन वेपन्स निष्क्रिय हो जाते हैं। डार्क स्टार ने ठंडी और घमंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना भी मैं तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। उसका आत्मविश्वास बेहद मजबूत था। उसने हथेली हिलाई और उसकी दिव्य शक्ति से एक लंबी तलवार कंडेंस्ड हो गई जिसकी धार हवा को चीरती हुई चीखी, बाकी लोगों को तुम दोनों संभालो, शुभम मैं खुद तुम्हें मारूंगा। ये कहकर डार्क स्टार एक झटके में गायब हो गया और अगले ही पल शिवम के सामने प्रकट होकर उसकी भौं के बीच तलवार घोंपने को दौड़ा। शिवम ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें हथियार की जरूरत नहीं, मौत तुम्हारी लिखी है। अगले ही पल शिवम भी गायब हो गया और डार्क स्टार के दाएं प्रकट होकर हथेली से वार किया। दोनों के हमले टकराए और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। दोनों पीछे हटे। शिवम की आंखें सनकरी हो गईं। डार्क स्टार की शक्ति सचमुच बहुत प्रबल थी। डिवाइन एम्परर रेल्म में उसकी शक्ति लगभग 4 स्तरों को पार करने जितनी थी। ये देखकर ही समझ आता है कि वह इतना आत्मविश्वासी क्यों है। आखिर उसका कल्टीवेशन स्तर भी शिवम से एक कदम ऊपर था। लेकिन डार्क स्टार इससे भी ज्यादा हैरान था। तुम्हारी शक्ति। उसने सोचा था कि उसका वार शिवम को पछाड़ देगा, लेकिन शिवम उसके बराबर टकराया। इसका मतलब था कि शिवम 5 स्तरों को पार करके लड़ने की क्षमता रखता है। इतनी शक्ति, अविश्वसनीय। डार्क स्टार की आंखों में पागलपन भर गया। बहुत दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। मैंने आज तक ऐसा राक्षस नहीं मारा। शुभम मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अगले ही सेकंड उसने गुर्राते हुए कहा, शैडो असैसिन बाहर आओ। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा उठी। एक काला प्रकाश द्वार खुला और उसमें से 7 आकृतियां बाहर आईं। 7 अलग अलग नस्लों के थे। सभी युवा दिखते थे और उनमें से एक तो अल्फ जाति का था। रूपाली की आंखें खून से भर गईं। अमन को तुमने मारा था। अमन उनकी जाति का महान प्रतिभाशाली वॉरियर था जो डिवाइन एम्परर रेल्म में 3 स्तर पार कर सकता था, लेकिन सदियों पहले गायब हो गया था। अब साफ था, अमन को डार्क स्टार ने मारकर एक यिन असैसिन में बदल दिया था। डार्क स्टार हंसा, हाँ अमन मैंने ही मारा था। अब वह मेरा असैसिन है। तुम लोगों में भी काबिल लोग हैं जो मेरे यिन असैसिन बन सकते हो, खासकर तुम शुभम। तुम्हारा मेरा असैसिन बनना, ये तुम्हारे लिए सम्मान होगा। 7 यिन असैसिन्स एक साथ शिवम पर टूट पड़े। शिवम के चेहरे पर घृणा की छाया आ गई। इन हत्या तकनीकों की क्रूरता देखकर कोई भी कांप जाए। उसने तुरंत गर्जना की, वो फॉर्मूला 6 गुना युद्ध शक्ति। उस क्षण उसके शरीर से धुंधली रोशनी उठी। उसकी कोशिकाओं में छिपे सारे सीक्रेट टेक्निक्स सक्रिय हुए। शिवम ने हाथ झटके, 7 स्वर्णिम तलवारें बनी और सीधा 7 असैसिन्स पर टूट पड़ी। साथ ही वो खुद डार्क स्टार की ओर बिजली की तरह बढ़ गया। डार्क स्टार भी पीछे नहीं हटा। यिन 18 असैसिनेशन मूव्स। दोनों टकराए। तलवारों की रेखाएं आकाश में कट गईं। वॉइड में गहरे चीरे बन गए। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि आकाश कांप रहा था। दोनों बराबरी पर थे। डार्क स्टार की शक्ति 4 और आधा स्तर पार करने जितनी थी, शिवम की शक्ति 5 और आधा स्तर पार करने जितनी, और कल्टिवेशन स्तर में भी शिवम उससे 1 स्तर नीचे था। इसलिए दोनों के प्रहार बराबर टकरा रहे थे। इधर शैडो क्लैन के बाकी 2 मास्टर्स कोको और रूपाली पर टूट पड़े। रूपाली ने गुस्से से चिल्लाकर अपने मूल सीक्रेट टेक्निक से एक विशाल वृक्ष बुलाया और हाथ में युद्ध धनुष प्रकट किया। उसका तीर हवा चीरता हुआ निकला और शैडो मास्टर से टकराकर उसे रोक दिया। ये देखकर वह मास्टर दंग रह गया। वह डिवाइन एम्परर 6ठे स्तर का था और 2 स्तर ऊपर तक लड़ सकता था, लेकिन रूपाली डिवाइन एम्परर 4थे स्तर पर बीइंग इतनी ताकत से उसे रोक रही थी।
ये लगभग डार्क स्टार के स्तर का टैलेंट था। पूरा ब्रह्मांड ऐसे प्रतिभाओं से खाली है, लेकिन रूपाली भी वैसी थी। दूसरा शैडो मास्टर किसी भी तरह नहीं रुका। उसने तलवार को घुमाया और एक ही प्रहार में 5 हेवनली सुप्रीमेस को मार गिराया। बाकी सोल्जर्स भय से चिल्लाए, भागो। फॉर्मेशन टूटी हुई थी, इसलिए वे शैडो मास्टर्स के सामने टिक नहीं सकते थे। एक मास्टर ने तलवार की वर्षा कर दी। कुछ ही क्षणों में दर्जनों सोल्जर्स मारे गए। कुछ डरकर चिल्लाने लगे, हम आपकी बात मानते हैं, हमें मारो मत, हम शुभम को मारने में मदद करेंगे। इन लोगों की कोई निष्ठा नहीं थी, वे सिर्फ मेरिट के लिए शिवम की टीम में आए थे। अब जान बचाने के लिए वह किसी का भी साथ छोड़ सकते थे। कोको गुस्से से चिल्लाया, गद्दार। उसके शरीर से रून्स निकलकर एक विशाल फॉर्मेशन बनी जिसने शैडो मास्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन शैडो मास्टर्स किसी को जीवित छोड़ने का इरादा ही नहीं रखते थे, क्योंकि अगर कोई बच गया तो शिवम की हत्या की सच्चाई बाहर आ सकती थी। शैडो मास्टर ठंडी आवाज में बोला, तुम सबको मरना ही होगा, और फिर उसकी तलवार का प्रकाश मौत बरसाने लगा। शैडो ट्राइब के लोग शुरू से ही शिवम और उसकी टीम को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मरे हुए लोग ही सच में चुप रह सकते थे। खबर बाहर न जाए, इसके लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि सभी को मार दिया जाए। तलवारों की परछाइयां हवा और शून्य को चीरती हुई दौड़ी। हर तलवार में भयानक शक्ति थी। शिवम की पूरी टीम में शिवम, रूपाली और कोको को छोड़कर बाकी कोई भी इन हमलों को रोकने की क्षमता नहीं रखता था, और हर तलवार गिरते ही एक व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता। भय से चीखते हुए बचे हुए लोग चारों दिशाओं में भागने लगे, लेकिन शैडो मास्टर की गति इतनी तेज थी कि कोई शरीर नहीं दिखता था, सिर्फ हवा में चमकती हुई तलवार की रेखा दिखती, और हर बार जब वह चमकती एक सोल्जर गिर जाता। इसी बीच कोको तेजी से रूपाली के पास पहुंच गया और उसके शरीर से लगातार रून्स निकलकर हवा में फैलते और अदृश्य होते जा रहे थे। रूपाली ने 10 से अधिक तीर चलाए, लेकिन शैडो मास्टर ने उन्हें रोक लिया। फिर भी वह रूपाली के पास पहुंच नहीं पा रहा था और दोनों के बीच एक अजीब सा संतुलन बन गया था। कोको ने चिल्लाकर कहा, मैं मदद करता हूं। उसने हवा में रून्स बिखेरी जो चेन बनकर शैडो मास्टर की ओर लपके, मगर वह इतना फुर्तीला था कि हर चेन को आसानी से चकमा देता रहा। इस समय तक शिवम की टीम के बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे और उनकी लाशें झील पर तैर रही थीं। उन्हें खत्म करके शैडो मास्टर वापस लौट आया और दूसरे शैडो मास्टर के साथ मिलकर रूपाली और कोको दोनों को खत्म करने की कोशिश करने लगा। कोको ने तुरंत रून्स से भरा अपना तैयार किया हुआ फॉर्मेशन सक्रिय किया। जितना ज्यादा समय फॉर्मेशन को बनाने में लगता वह उतना ही शक्तिशाली होता, और यह फॉर्मेशन पहले वाले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अनगिनत रून्स मिलकर एक विशाल स्वर्णिम फायर अच में बदल गए, जिसने दोनों शैडो मास्टर्स के हमले रोक दिए। साथ ही रूपाली के तीर समय समय पर निकलकर दोनों मास्टर्स के लिए खतरा बनते रहे, जिससे वे दोनों केवल रक्षा करने पर मजबूर हो गए। इस प्रकार रूपाली और कोको ने मिलकर शैडो मास्टर्स को वहीं रोके रखा। दूसरी तरफ शिवम और डार्क स्टार भी बराबरी पर लड़ रहे थे। वे दर्जनों वार कर चुके थे और किसी का पलड़ा भारी नहीं पड़ रहा था। अपने टीममेट्स को मारते हुए देखकर शिवम के दिल में आग भड़क उठी। भले ही उन लोगों से उसका कोई खास लगाव न था, कुछ ने तो पहले उसे निशाना भी बनाया था, लेकिन ये दृश्य उसके भीतर की हत्या की इच्छा को और प्रचंड कर रहा था। डार्क स्टार और उसके साथ ही इन सभी को मरना ही होगा। उधर डार्क स्टार भी भीतर से जियाओ जाओ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम फॉर्मेशन टूटने और फॉरबिडन फील्ड के कारण कमजोर पड़ने के बावजूद इतना शक्तिशाली निकलेगा। उसका वास्तविक युद्ध स्तर उसकी सोच से कहीं ऊपर था, और कोको तथा रूपाली भी उससे उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसे पहले पूरा विश्वास था कि वह इन तीनों को आसानी से खत्म कर देगा, पर अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। डार्क स्टार मन ही मन चिल्लाया, मारो, आज इन्हें किसी भी हाल में खत्म करना ही होगा। वह जोर जोर से हमला करता रहा, लेकिन शिवम 3 एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था और रहस्यमय तरीके से डार्क स्टार के हर प्रहार को रोक रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच फर्क करना असंभव था। तभी कोको ने शिवम को गुप्त आवाज भेजी, शिवम, क्या तुम इस आदमी को थोड़ी देर रोक सकते हो? शिवम की आंखें चमक उठी, तुम फॉर्मेशन लगा रहे हो? कोको ने उत्तर दिया, हाँ, बस थोड़ा समय चाहिए, मैं एक इतनी शक्तिशाली फॉर्मेशन बना दूंगा कि हम सभी यहाँ से निकल सके। शिवम की आवाज बेहद ठंडी थी, नहीं, तुम भागने की फॉर्मेशन नहीं लगाओगे, तुम एक ऐसी दुश्मन फंसाने वाली फॉर्मेशन लगाओगे जिससे ये लोग यहीं दफन हो जाएं। कोको सन रह गया, तुम क्या सच में इस डार्क स्टार को संभाल सकते हो? ये बहुत खतरनाक है। शिवम ने जवाब दिया, मैंने इसके हमलों में इसकी कमजोरी ढूंढ ली है। कोको उत्साहित हो गया, ठीक है, इसे खत्म कर दो, मैं ट्रैप फॉर्मेशन लगाता हूँ।
उसके शरीर के पॉज, मुंह, बाल, हर जगह से रून्स निकलने लगे। वह मानो एक चलता फिरता फॉर्मेशन बन गया हो। शिवम गरजते हुए लगातार डार्क स्टार से भिड़ता रहा। उधर रूपाली और कोको भी जानबूझकर लड़ाई को खींच रहे थे ताकि शैडो मास्टर्स को लगे कि वे बस गिरने ही वाले हैं। वास्तव में वे फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे। यही देखकर शैडो मास्टर्स को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। डार्क स्टार ने आदेश दिया, तुम दोनों जल्दी टर्टल और फेरी प्रिंसेस को खत्म करो। मेरा सब्र टूट रहा है। जल्दी उन्हें मारो और फिर आकर शुभम को खत्म करने में मेरी मदद करो। शैडो मास्टर्स ने चिंता मत करो कहते हुए पूरी ताकत से हमला शुरू किया, पर हर बार जैसा उन्हें लगता था कि अब रूपाली और कोको गिरने वाले हैं, वे फिर से किसी तरह संभल जाते। समय धीरे धीरे बीतता गया। शिवम और डार्क स्टार सैकड़ों वार कर चुके थे। उनकी लड़ाई से आकाश और झील दोनों कांप उठे थे। अंततः डार्क स्टार गरजा, कम वक्त, जबकि उसी समय शिवम ठंडी आवाज में बोला, अब काफी हुआ, अब तुम्हें खत्म कर दूं। क्योंकि उसी क्षण कोको ने आवाज भेजी, फॉर्मेशन तैयार है। डार्क स्टार हंसा, शुभम स्वीकार करता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसे भरोसा था कि शिवम उसे हरा नहीं सकता। शिवम की मुस्कान और गहरी हो गई, क्या सच में? और वह अचानक डार्क स्टार के गोस्ट असैसिन्स की ओर झपटा। डार्क स्टार की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि शिवम सबसे गलत जगह आया है। अब तो तुम सच में मरने आ गए हो। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड्स अंत तक अपलोड हो जाएंगे 9 बजे तक। बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। जो नई स्टोरी अपलोड की थी उसको भी रोक दिया गया है, उसको मेल वाइज में कर रहे हैं। उसके बाद इसको अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड होगा। जैसे 3 एपिसोड आए थे, उसके बाद का इसी चैनल पर अपलोड होगा और मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। 8 घंटे का एक एपिसोड आएगा और उसमें सब कवर हो जाएगा। हाँ, सारे एपिसोड दे दूँगा क्योंकि 2 दिन से नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे और जिसको सुनना है नई स्टोरी और आगे के एपिसोड बहुत जल्द आएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना, सागा सीरीज़ ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना।